बेहतरीन होगे और अपनी जिंदगी में जहां भी होगे, जिस जगह पे भी होगे, मजा रहे होगे। अपनी लाइफ में हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को एकदम दिल लगा के शिद्दत से पढ़ रहे होगे। नीट 2025 की तैयारी के लिए बिल्कुल अपने आप को तपा रहे होगे। ऑडियो दिखाई दे रही है, मैं सुनाई दे रहा हूं। अगर चैट बॉक्स में तो फटाफट से आप बता दें चैट बॉक्स में लिख करके कि मार्ट साहब आप बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रहे हैं और आपकी आवाज हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो चैट बॉक्स में लहरा दें एक बार फटाफट से एकदम अपने अपने दिलों को। लो वॉइस तरबूज सर कौन है भाई? श्रीमान तरबूज सर। लो वॉइस इसका मतलब तरबूज जी हमारे बीच में आ चुके हैं। श्रीमान मस्क मेलन जी हमारे बीच में आए हैं। किसी व्यक्ति का नाम है तरबूज सर। प्रणाम करें आप सभी लोग। श्रीमान तरबूज जी को प्रणाम करें। हे मस्क मेलन, हे वाटरमेलन नहीं है तो वाटरमेलन है, पानी से भरे हुए हैं, जल से भरे हुए हैं। जल से भरे हुए तरबूज सर को ढेर सारा प्रणाम है। लव यू है आपको, प्रणाम करता हूं आपको डॉक्टर तरबूज। वॉइस थोड़ा लो है। अच्छा तरबूज सर का दूसरा नाम है तरबूज सर बैठ। अरे मैं नहीं तरबूज सर बोल रहा हूं, उसका नाम है तो इसमें लिख रहा है लो वॉइस। लो वॉइस देखना भी आएगा, ये आएगा। अंजलि यादव आ गई, यश बंसल आ गए, अर्चना आ गई, रितु आ गई, प्रणव आ गए, सुमेहरा आ गई। परफेक्ट है सर। कहां गया वो लड़का जिसका नाम था ऋतिक? आ गया, गोपेश हो गया। बताओ भाई कहां गया वो लड़का? गायब हो गया वो तो। उसने अपना नाम रखा हुआ है तरबूज। एक का नाम एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट है सर। वाओ, बढ़िया बढ़िया। कहां चला गया? ये गायब हो गया हमारे बीच से। ये श्रीमान जी अपना नाम चेंज करके लोग आते हैं। लिखा है तरबूज सर मेरा नाम है। बताइए ऐसे थोड़ी होता है, मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो आवाज बिल्कुल परफेक्ट है मेरे बच्चों, आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट है सर बिल्कुल। संगम जी कह रहे हैं परफेक्ट है बिल्कुल। तुषार जी कह रहे हैं परफेक्ट है बिल्कुल। ओबितो कुमार, इनका भी नाम देख लें सभी लोग। ओबितो कुमार, आप मेरा नाम नहीं लेते। डॉक्टर स्ट्रेंज नाम है आपका। आपका नाम वैसे ही इतना स्ट्रेंज है कि हर कोई नहीं ले सकता। मेरे बच्चे आपका नाम हर कोई नहीं ले सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज। बहुत बढ़िया। तो आवाज बिल्कुल साफ है तो शुरू कर लिया जाए। कर ले शुरू, गेम को शुरू किया जाए, आज की कक्षा को शुरू कर दिया जाए। और बताएं कैसा है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, परफेक्ट है, सबको सुनाई तो दे रही है यार। मेरा बच्चा है तो आप मेरा नाम नहीं लेते। रतनदीप आपका नाम ले लिया, लीजिए आपका भी नाम ले लिया। छलकाए जान आए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम। ओए तो आज जो बात होने वाली है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल भी हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस किया था। ओवरी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, ओवरी के बारे में बात करी थी। हमने डिस्कस किया था कि कौन से प्राइमरी और कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गया है सबको? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो गया है सबको? मेल से संबंधित कोई डाउट किसी को रह गया है? जल्दी से बताएं। बस भाई हो गया, चैटिंग बस करो। यस, चैट बॉक्स में आप रहने दे सकते हैं। सर आप मुझे सुन नहीं रहे? सुन रहे हैं बेटा, शिवम जी आपको हम सुन रहे हैं। चलो बताओ जल्दी से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, सारे कंफ्यूजन क्लियर हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत तकलीफ तो नहीं है आपको? बोलो, मेल से संबंधित कोई किसी टाइप की दिक्कत तो नहीं है बेटा? सब कुछ क्लियर है आपको? विवेक राज आपको सब कुछ क्लियर है? स्पर्मेटोजोआ बेटा, स्पर्मेटोजोआ मतलब होता है कि मैच्योर स्पर्म जब बन जाता है तो उस मैच्योर स्पर्म को हम मैच्योर स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। स्पर्म के डेवलपमेंट के दौरान उसमें कई सारी स्टेजेस आती हैं। जब फाइनली एक मैच्योर स्पर्म बन जाता है तो उसे हम स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं। जो एनिमल की तरह अपनी पूंछ लेकर के स्विम करता हुआ जाता है और ओवम को फर्टिलाइज करके आता है। अपनी फ्लैजेलम का इस्तेमाल करके जो मूव करता हुआ जाता है, फ्लैजेलम जो विप्लैश मूवमेंट करता है और उस विप्लैश मूवमेंट से वो स्पर्म जो होता है वो ओवम को फर्टिलाइज करके आता है, उसी को कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो नर जनन तंत्र के सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और बाकी सब एक्सेसरी होते हैं। उसमें डक्ट सिस्टम पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है प्राइमरी, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं ओवरी। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये वो साइट है जहां से गैमीट का प्रोडक्शन होता है और हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। यहां से किसका प्रोडक्शन होता है? गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है और हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनका सीक्रेशन जो होता है वो इसी ओवरी से होता है। गैमीट्स का प्रोडक्शन, ओवम का प्रोडक्शन भी यहीं से होता है और हार्मोन का भी प्रोडक्शन यहीं से होता है। इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसकी लोकेशन बताया था, इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जिन्हें एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, इसमें आती है फीमेल की रिप्रोडक्टिव डक्ट्स आती हैं जिन्हें हम एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। और दूसरा होता है जिसे हम ग्लैंडुलर पार्ट कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। ये एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स मिल करके रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाते हैं। उस जन्म लिए हुए बच्चे को, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसे नरिश करने के लिए मैमरी ग्लैंड होती है। मतलब ये सारे सिस्टम्स मिल करके ह्यूमन के रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाते हैं, एक हेल्दी बेबी के जन्म में रिजल्ट करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जिसमें एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, जिसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया आता है, एक्सटर्नल जेनिटल्स आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया आता है और फिर ग्लैंड्स आती है। आज हम इसी सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज हमारा डिस्कशन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का होगा क्योंकि कल हम लोगों ने ओवरी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया था, ओवरी के पार्ट्स को समझ लिया था, ओवरी के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर को समझ लिया था। नीट में जो क्वेश्चन अगर ओवरी से पूछे जाएंगे तो वो डायग्राम जो कल मैंने बनाया था उस डायग्राम से आ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर ओवरी से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओवरी से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो मेन हार्मोन्स होते हैं। कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पढ़ेंगे और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज खात्मा करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सेसरी डक्ट्स होती है उसमें हम शुरू करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स में ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। आज हमारी कहानी फैलोपियन ट्यूब से शुरू होगी और फैलोपियन ट्यूब एक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब कही जाती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये कनेक्ट करती है ओवरी को यूट्रस से। एक एंड से ये ओवरी से कनेक्टेड होती है और दूसरे एंड पे यूट्रस से कनेक्टेड होती है। तो ये कनेक्ट करेगी इलोंगेटेड फ्रॉम
इलोंगेटेड होती है, इट इज इलोंगेटेड फ्रॉम ओवरी, ओवरी से शुरू होती है एंड अप टू यूटेरस, इलोंगेटेड फ्रॉम ओवरी अप टू यूटेरस पाई जाती है। मतलब ओवरी को यूटेरस से कनेक्ट करने वाली डक्ट है, इसीलिए ओवरी से कनेक्ट होने वाली डक्ट ओवम को कंडक्ट करती है, नाम है ओविडक्ट। तो ओविडक्ट का मेन पार्ट ये है जिसे हम कहते हैं इस ट्यूब को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखें तो ये रहा यूट्राइन पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये कुछ पार्ट्स हैं जिनको आपने कल समझने की कोशिश भी करी थी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल एवं बहुत ही सुगम है इसे समझना, सुगम है इसे समझना, बहुत ही आसान है इसे समझना। ये पार्ट्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये देखें, अगर हम इसे मान लें कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक जनरल खाका है, तो यहाँ पे हमने बताया था आलमंड शेप्ड ओवरी जो होती है वो इधर यूट्रस से भी कनेक्टेड है और पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड होती है बाय द लिगामेंट, इसे कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। और दूसरे साइड पे जो डक्ट दिखाई दे रही है, जो ओवम को कलेक्ट करने वाली डक्ट है, जो ओवम को कलेक्ट करेगी ओव्यूलेशन के बाद, इस डक्ट को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? इस डक्ट को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी इस डक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये देखिए, ये है फैलोपियन ट्यूब, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की वॉल अगर हम देखें, वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब को अगर आप देखोगे ध्यान से, इसमें हर एक चीज का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। यहाँ पे रफ्तार से किया जाएगा, विस्तार से किया जाएगा। वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, अगर आपसे कोई पूछ दे कि फैलोपियन ट्यूब की वॉल किससे बनी होती है, एनिमल टिश्यू चैप्टर में भी आपने पढ़ा हुआ है। फैलोपियन ट्यूब की दीवारों में 3 लेयर्स होती है। एक होती है आउटर मोस्ट लेयर जिसे सेरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेरोसा, जो एपिथेलियम और पेरिटोनियम से बनी होती है, इसे कहते हैं सेरोसा। दूसरी जो मिडिल लेयर होती है इस फैलोपियन ट्यूब में, जो मिडिल लेयर होती है इस फैलोपियन ट्यूब में, ये मस्क्यूलैरिस की बनी होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। मस्क्यूलैरिस होती है जहां पे इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं जो इनवॉलंटरी होती हैं। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, जो फैलोपियन ट्यूब की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, वो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया की बनी होती है। इसके अंदर सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया की बनी होती है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया की बनी होती है। आउटर लेयर को सेरोसा कहते हैं, मिडिल लेयर को मस्क्यूलैरिस कहते हैं, इनर लेयर को सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया की एपिथेलियल लेयर कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में 3 वॉल, इसके 3 लेयर इसके वॉल में पाई जाती हैं। लाइनिंग जो बनाती है वो होती है सिलिएटेड कॉलमनार सेल की। फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में सिलिएटेड सेल्स क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये सीलिया ही होती है जिसकी मदद से एग जो फर्टिलाइज एग होता है उसको मूव करके यूट्रस की तरफ धकेला जाता है। तो वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब हो गई। इस वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब के साथ-साथ इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब की लेयर्स के अलावा अगर हम इसके पोर्शंस में डिवीजन करते हैं, पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में जो एंड होता है, आप देखिए एंड जो होता है, जो ओवरी के क्लोज होता है, उस वाइड फनल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं इनफंडिबुलम। ये जो होती है बीच मिडिल वाली पार्ट, जो वाइडर पोर्शन होता है, इसे कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं? वाइडेस्ट पोर्शन जो होता है जिसे हम एम्प्यूला कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट भी होता है और वाइडेस्ट भी होता है। तो याद रखेंगे, एम्प्यूला इज द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट। और तीसरा होता है इस्थमस। ये देखें, तो अगर आप पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं तो यूट्रस में एक होती है फैलोपियन ट्यूब में एक होती है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम वाइड फनल लाइक, वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जिसे कहते हैं एम्प्यूला, मिडिल पोर्शन। और जो क्लोज टू यूट्राइन कैविटी या यूट्रस होता है उसे कहते हैं नैरो इस्थमस। जो नैरो एंड होता है उसे कहते हैं इस्थमस। याद रखेंगे, इस फैलोपियन ट्यूब के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट 3 मेन पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स होते हैं इस फैलोपियन ट्यूब में। और इन 3 मेन पार्ट्स में से मैंने कहा था पार्ट विच इज वाइड फनल लाइक, द वाइड फनल लाइक स्ट्रक्चर, वाइड फनल लाइक स्ट्रक्चर which is close to ovary, close to ovary, जो ओवरी वाले एंड में पाया जाता है, ओवरी के क्लोज होता है, उसे कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। और इस इनफंडिबुलम की जो एज होती है वो फिंगर लाइक एज होती है। अगर आप देख सकते हो तो देखो कि इस इनफंडिबुलम की जो एज होती है, इसके जो किनारे होते हैं, इस इनफंडिबुलम के जो किनारे होते हैं, उस किनारे पे आपको, इनफंडिबुलम के किनारों पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, इन्हें फिम्ब्रे कहते हैं। ये जो एज ऑफ इनफंडिबुलम है, यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उन्हें कहते हैं फिम्ब्रे। यही फिम्ब्रे जो ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम को, ये देखें जैसे मेरा ये हाथ है, अगर इस हाथ को इमेजिन करें फैलोपियन ट्यूब, ये मेरी हथेली को माने इनफंडिबुलम, तो इसके किनारों पर जो एज पे उंगलियां हैं, ये उंगलियां इन्हें कहते हैं फिम्ब्रे। ये फिम्ब्रे ओव्यूलेशन के बाद ओवम को कैप्चर करती हैं, ट्रैप करती हैं, और इन्हीं के मूवमेंट की वजह से ओवम अंदर की तरफ पुश किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर धकेल दिया जाता है। तो याद रखेंगे, इनफंडिबुलम इज प्रोवाइडेड विद, इनफंडिबुलम इज प्रोवाइडेड विद, या ऐसे लिखें एज ऑफ इनफंडिबुलम, एज जो किनारे हैं ऑफ इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम का जो एज होता है, इनफंडिबुलम का जो एज होता है, किनारे होते हैं, कंसिस्ट फिंगर लाइक प्रोसेसेस। वहां पे कौन से प्रोसेस होते हैं? फिंगर लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोसेसेस को कहते हैं, दे आर कॉल्ड फिम्ब्रे। और ये फिम्ब्रे जो होते हैं, ये वो एज है जो ओवम को कलेक्ट करता है, और इसी की मदद से उस ओवम को, कलेक्टेड ओवम को अंदर फैलोपियन ट्यूब में धक्का देकर के पुश करके आगे भेज दिया जाता है। तो दीज फिम्ब्रे हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम, एंड ये पुश करके ओवम को भेज देता है फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद ये ओवम स्टोर कर लिया जाता है एम्प्यूला में, और जैसे कि मैंने बताया, एम्प्यूला एक डायलेटेड पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और यही वो साइट है जहां फर्टिलाइजेशन होती है। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। पुरानी एनसीईआरटी जो थी, उस एनसीईआरटी में लिखा था कि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एम्पुला और स्टमस के जंक्शन पे होती है, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला और स्टमस। लेकिन नई एनसीईआरटी ने इसे चेंज कर दिया है। अब याद रखेंगे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला। यही वो स्थान है जहां पे स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट का फॉर्मेशन इसी एम्पुला में होता है, और ये फर्टिलाइज्ड एग जो जाइगोट है वो फिर आगे इस नैरो स्टमस से होता हुआ इस यूटेराइन कैविटी में भेज दिया जाता है। तो याद रखेंगे, सिलिएटेड एपिथेलिया का हेल्प होता है। ये सिलिएटेड एपिथेलिया जो फैलोपियन ट्यूब में, ये इस ओवम को मूव करने में हेल्प करती है। ये फैलोपियन ट्यूब से फर्टिलाइज्ड एग यूटेराइन कैविटी में आगे इसी सिलियरी एक्शन की वजह से मूव करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा। एम्प्यूला वाइडेस्ट पार्ट होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, और जो नैरो पार्ट होता है उसे कहते हैं इस्थमस। द नैरो एंड या द इस्थमस इज इस्थमस,
द नैरो पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब व्हिच इज क्लोज टू यूट्राइन कैविटी या क्लोज टू यूटेरस, यूटेरस के जो करीब होता है उसे कहते हैं इस्थमस। तो पार्ट के नाम हमें याद होने चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा यहां से तो ये पूछा जाएगा एपिथेलिया कैसी बनी है, आप बताएंगे सिलेटेड एपिथेलिया होती है, मसल्स कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स होती है। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला होता है या फिर नैरो एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब जो क्लोज टू यूटेरस होता है वो कौन सा एंड होता है, आप बताएंगे, उसका नाम है इस्थमस। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने यहां लिखे हैं बोर्ड पर, ये हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन या फैलोपियन ट्यूब के पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप उसे फटाफट कर दोगे, पूरे शिद्दत से कर दोगे, आसानी से कर दोगे। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और समझ आ गई हो तो चैट बॉक्स में एक बार बता देंगे कि कांसेप्ट यहां तक बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से बता दें कि क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है। बता दें यहां तक समझ आ गया सबको, बिल्कुल क्लियर है, डन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां तक की बात हमारी हो चुकी है। फैलोपियन ट्यूब 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, इलॉन्गेटेड होती है, ओवरी से लेकर के यूट्रस तक। इसकी वॉल में 3 लेयर्स होती हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इन्फर्टिबुलम होता है जो कि क्लोज टू ओवरी होता है, जो एम्पुला होती है दैट इज वाइडेस्ट पार्ट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बनाती है, और तीसरा जो नैरो पार्ट होता है वो इस्थमस होता है। ठीक है, डन। लेटर को थोड़ा बड़ा लिखिए प्लीज, लेटर को बड़ा लिखिए, मतलब ये बहुत छोटा लिखा जा रहा है, इसका मतलब कौन सा लेटर छोटा लिख रहा हूं, मुझको तो लग रहा है कि मैं बड़ा लिख रहा हूं। ये डायग्राम वाले की बात कर रहे हैं या ओवरऑल में बहुत छोटा लिख रहा हूं? ओवरऑल में बहुत छोटा लिख रहा हूं, बताएंगे क्या मैं बहुत छोटा लिख रहा हूं जिसकी वजह से आप देखने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से आप कंसेप्ट समझ नहीं पा रहे हैं, या मेरे बोले गए वर्ड्स लिख नहीं पा रहे हैं, तो जल्दी से बता दें। अर्चना जानकी, बेटा अगले साल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, अगले साल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। मैं कोशिश करूंगा कि 1 साल में कंप्लीट कर दूं। चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा इसके लिए पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगले साल तक सन 2025 खत्म होते होते ये चैप्टर जरूर पूरा कर दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है बेटा, परफेक्ट दिखाई दे रहा है। मोबाइल में छोटा लग रहा है तो मोबाइल में छोटा लग रहा है तो थोड़ा जूम करके देख लो बेटा। कोई नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट बेटा, आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अगला पार्ट पढ़ते हैं बेटा, अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है यूट्रस। हेडिंग लिखें यूट्रस। चलो कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। एक बार बड़ा लिखने की कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। यूटेरस, हेडिंग लिखें यूटेरस। राइटिंग भले बर्बाद हो जाए लेकिन बच्चे जो कहेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि जो बच्चा कहेगा वो मैं करूंगा। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ऐसा किसी ने कहा था, किसी महान इंसान ने कहा था बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो बच्चे अगर कह रहे हैं तो बड़ा लिखते हैं, कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं बड़ा लिखता हूं, कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो। अंकित बाघेल, एकदम चिंता ना करो, लिख दिया बड़ा। देखो एक तो यहाँ यूट्रस लिख दिया और थोड़ा यहाँ पे मैंने बड़ा भी लिख दिया है, बड़ा लिख दिया है बोर्ड पे। अब चिंता ना करो, बड़ा यहीं से लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए यूट्रस पढ़ेंगे, ध्यान से सुने सभी लोग। यूट्रस को हम वॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रस को हम प्यार से वॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम वॉम्ब भी कहते हैं। इसी को हिस्टेरा भी कहते हैं, कल शायद मैंने बताया भी था, हिस्टेरा भी कहते हैं। इसी को मीट्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रा भी कहते हैं। तो यूट्रस, हिस्ट्रा, मीट्रा या वॉम्ब कहते हैं। इनके सर्जिकल रिमूवल के लिए टर्म यूज किया जाता है, सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। किसी केस में अगर किसी इंसान का यूट्रस अगर इन्फेक्टेड हो गया है तो उसके बॉडी के और भी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है, तो इस केस में डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि यूट्रस को निकाल दिया जाए, सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाए, और उसके लिए टर्म यूज किया जाता है हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं। इसे हम वॉम्बेक्टॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम वॉम्बेक्टॉमी भी कहते हैं। तो हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं, वॉम्बेक्टॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉम्बेक्टॉमी या हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं। इसे सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस कहा जाता है। अगर किसी इंफेक्शन में इसे निकालना पड़ जाए या कैंसर के केस में इसे निकालना पड़ जाए तो इसे वॉम्बेक्टॉमी कहा जाता है। यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं मेजरली। अगर आप यूट्रस को डिवाइड करेंगे, यूट्रस कंसिस्ट मेनली, इसको डिवाइड किया गया है मेनली 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पोर्शंस या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूट्रस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। यूट्रस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? एक होता है जिसे कहते हैं यूटेराइन फंडस। क्या कहते हैं? एक होता है जिसे कहते हैं यूटेराइन फंडस, एक है जिसे यूटेराइन फंडस कहते हैं, दूसरा जिसे यूटेराइन फंडस कहते हैं, दूसरा जिसे यूटेराइन बॉडी या कॉर्पस कहा जाता है, और तीसरा जिसे यूटेराइन सर्विक्स कहा जाता है, यूटेराइन सर्विक्स कहते हैं। तो जो नैरो एंड होता है यूट्रस का, जो निचला हिस्सा होता है वो नैरो एंड होता है, जो वजाइना से कनेक्टेड होता है, उस पार्ट को हम यूटेराइन सर्विक्स कहते हैं। बॉडी जो मेन बॉडी जो होती है उस मेन बॉडी पे इम्प्लांटेशन होता है। कभी-कभी ये इम्प्लांटेशन यूटेराइन फंडस में भी हो सकता है। तो अगर आप यूट्रस के स्ट्रक्चर आपको याद होगा, बार-बार बता रहा हूं मैं इसको, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको बार-बार, कि यूटेराइन वॉल, यूट्रस जो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। एनसीईआरटी ने भी इस कहानी को लिखा है कि इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, नीचे की तरफ उल्टा करके रखा गया एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसे कहते हैं यूट्रस। ये देखें, अगर हम इसे मान लें, अगर हम इसे यूट्रस मान लेते हैं कि ये यूट्रस है, इसे हमने मान लिया कि ये जो है वो यूटेराइन ट्यूब है, यूट्रस है। इस यूट्रस में जो ऊपर दिख रहा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ऊपर वाले पार्ट को हम यूटेराइन फंडस कहते हैं। नीचे वाला पार्ट जो हमें दिख रहा है, ये दोनों साइड से जो दिख रहे हैं हमें, इन दोनों साइड वाले पार्ट को हम कहते हैं यूटेराइन बॉडी। क्या कहते हैं? इसे हम यूटेराइन बॉडी कहते हैं। और अब शुरुआत जहां से वजाइना की होगी, जहां से शुरुआत वजाइना की होगी, ये देखें, ये अगर हम इसे वजाइना मान लेते हैं तो वजाइना जहां एंड हो रही है तो वहां पे जो नैरो कैनाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर हम इस नैरो पोर्शन को देखते हैं, इस नैरो पोर्शन को देखते हैं जो वजाइना से आकर के कनेक्ट हो रहा है, यूटेराइन पार्ट का लोअर एंड जो नैरो पोर्शन होता है, ये देखें, यूटेराइन पार्ट का जो नैरो पोर्शन होता है जो वजाइना से कम्युनिकेट करता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं सर्विक्स। अगर हम इसे वजाइना मान लेते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है नैरो पोर्शन, इसे हम सर्विक्स कहेंगे, इस पोर्शन को सर्विक्स कहेंगे, इसे हम यूटेराइन बॉडी कहेंगे, इसे हम यूटेराइन फंडस कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम यूटेराइन फंडस कहेंगे। ये देखें, ये है यूटेराइन
फंडस, इसका फंडा है क्लियर, नाम है फंडस। इसे हम यूटेराइन बॉडी कहते हैं, कॉर्पस, इसे हम यूटेराइन सर्विक्स कहते हैं, और ये है वेजाइना, इसे हम कहेंगे नीचे वाले पोर्शन को वजाइना कहते हैं। तो हम फीमेल के एक्सेसरी डक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक फैलोपियन ट्यूब है ये आता है यूट्रस। यूट्रस के सेंट्रल कैविटी का नाम होता है, इसे कहते हैं यूटेराइन कैविटी, इसे हम कहते हैं यूटेराइन कैविटी। क्या कहते हैं? यूटेराइन कैविटी कहते हैं। और ये है फंडस, ये है बॉडी, ये है सर्विक्स। सर्विक्स में जो कैनाल जैसी दिख रही है, जो ट्यूब दिख रही है सर्विक्स के बीच में, जो ये कैनाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस कैनाल को हम कहते हैं सर्विकल कैनाल। क्या कहते हैं? इस कैनाल को कहते हैं सर्विकल कैनाल। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे, ये देखें कैनाल जैसा दिख रहा होगा सभी लोगों को, अगर ये कैनाल दिख रही होगी तो मैं लेवल कर देता हूं, इस कैनाल को कहते हैं, इसे कहते हैं सर्विकल कैनाल। क्या कहेंगे? इसे सर्विकल कैनल कहते हैं। और सर्विकल कैनल और वेजाइना को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला के बर्थ कैनल कहते हैं, क्योंकि बेबी की बर्थ इसी रास्ते से होती है। तो सर्विकल कैनल और ये वेजाइना, ये दोनों मिला करके हम इन्हें, इन दोनों को मिला करके हम इन्हें बर्थ कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों कैनल को मिला करके हम इन्हें बर्थ कैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? BIRTH, बर्थ वाली, CANAL कैनल कहते हैं। तो बर्थ कैनल कौन है? ये सर्विक्स विद वेजाइना। ये यूटेराइन कैविटी है, ये वो कैविटी है जिसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बेबी यहीं पे बड़ा होता है, यहीं पे इसको 9 महीने तक गर्भ में रखा जाता है, यही वो वॉम्ब है जिसके अंदर बेबी रहेगा। इस यूटेरस की अगर वॉल की बात की जाए तो आपको सबसे बाहर ये जो पिंक कलर की लेयर दिखाई दे रही है, आउटर मोस्ट लेयर होती है इस यूटेराइन वॉल की। इसकी जो मिडिल लेयर होती है यूट्रस में, अगर आप देखेंगे मिडिल लेयर जो यूट्रस की वॉल में होती है, ये मस्कुलैरिस की बनी होती है। ये जो मिडिल लेयर है, इसको आप मस्कुलैरिस लेयर समझ सकते हो, इसे हम कहेंगे मस्कुलैरिस। जैसे आपने भी पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब में, वैसे ही यहाँ पे भी मस्कुलैरिस की लेयर होती है, मिडिल लेयर इसको कहते हैं। और जो अंदर की इनर मोस्ट लेयर होती है उसे एपिथेलियल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिथेलियल लेयर कहते हैं। ये एपिथेलियल लेयर होती है, ये एपिथेलियल लेयर होती है। कौन सी लेयर है ये? एपिथेलियल लेयर। तो आप देखेंगे यूट्रस की वॉल में 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है बेटा? 3 लेयर्स होती है। अंदर की जो इनर मोस्ट होती है यूट्राइन वॉल में, यूट्राइन वॉल में जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट वॉल जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब इंटरनल वाली, मीट्रा मतलब यूट्रस, बन गया एंडोमेट्रियम। मिडल वाली का नाम होता है मायोमेट्रियम। क्या नाम होता है? मिडल वाली का नाम होता है मायोमेट्रियम। क्या नाम है? मायोमेट्रियम नाम है। और जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव वॉल होती है या बाहर की लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है पेरीमेट्रियम। क्या नाम है? पेरी का मतलब बाहर वाली, पेरीमेट्रियम, मेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट, मिडल वाली मायोमेट्रियम, इनर वाली एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर्स होती हैं यूट्रस की वॉल में। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पेरीमेट्रियम पे कम क्वेश्चन आते हैं, ये पेरिटोनियम की आउटर मोस्ट लेयर है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 लेयर है वो है मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वो लेयर है जहां पे बर्थ के समय यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो ये वही लेयर है जहां पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं। इसी में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं और चाइल्ड बर्थ के दौरान ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये मस्कुलैरिस वाला पार्ट होता है जिसके अंदर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जनरेट करती है। यहां टॉप टू बॉटम ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वेव वाली मोशन जनरेट करती है और इसी वजह से चाइल्ड बर्थ आसान हो पाती है। इसलिए मायोमेट्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंडोमेट्रियम क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इंडोमेट्रियम वो लेयर है जो प्रेगनेंसी के दौरान हो या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो, इसके अंदर रिपीटेड चेंजेस देखने को मिलते हैं। साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो सबसे ज्यादा चेंज होती है, रिपीटेड चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इसी लेयर में इंप्लांटेशन भी होती है, बच्चा इसी लेयर में इंप्लांट करता है। बच्चे की अटैचमेंट जो इंप्लांटेशन के समय ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होती है वो इसी एंडोमेट्रियम पे होती है। इसलिए इनसे रिलेटेड ये दोनों पॉइंट हम जरूर लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज यूट्रस बॉम्ब हिस्ट्रा कहा जाता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। यूट्रस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी और कैविटी। यूट्राइन सर्विटी लिख दिया मैंने, इसको यूट्राइन सर्विक्स लिखेंगे, सॉरी यहां पे गलती हुई है, अब इसको यूट्राइन सर्विक्स लिखेंगे। यूट्राइन सर्विक्स लिखेंगे, सर्विटी नहीं कोई टर्म होता है, सर्विक्स टर्म होता है, सही होता है, इसको करेक्ट कर लें। ये है सर्विक्स वाला पार्ट, सबसे नीचे वाला लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस। जो नैरो एंड वाला पार्ट होता है यूट्रस का, जो वेजाइना से कनेक्ट होता है, उसको कहते हैं सर्विक्स। तो लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस कनेक्टेड टू वेजाइना या कम्युनिकेटेड टू वेजाइना। लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस, लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस जो कनेक्टेड होता है वेजाइना से, उसी को कहते हैं सर्विक्स। जैसे कि मैंने कहा लेयर वाइज इसमें 3 लेयर्स हैं। यूट्राइन लेयर्स की मैं बात करूं या हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्राइन वॉल लिखूं, अगर मैं यहां पे हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्राइन वॉल लिखूं, हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्राइन वॉल, यूट्रस की वॉल की हिस्टोलॉजी। यूट्राइन वॉल किस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आउटर मोस्ट लेयर पेरिटोनियम की बनी होती है, आउटर मोस्ट पेरिटोनियम लेयर, पेरिटोनियम लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम है ये, प्रोटेक्टिव लेयर है ये, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सपोर्टेड विद लिगामेंट्स, सपोर्टिव लेयर होती है और इसे सपोर्ट करता है, सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, इसे भी सपोर्ट करता है लिगामेंट, लिगामेंट इसे सपोर्ट करता है। जो दूसरी लेयर मैंने आपको बताई था मिडल लेयर इज कॉल्ड, मिडल लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम। याद रखेंगे मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है जिसके अंदर स्मूथ मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस लेयर के अंदर पाई जाती है स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स से बना हुआ पार्ट होता है, इसके अंदर स्मूथ मसल्स होती है। इसी के अंदर रिसेप्टर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन पाए जाते हैं जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं। तो रिसेप्टर्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन, receptors for oxytocin are located upon, receptors for oxytocin located upon this layer, इसी लेयर पे receptors for oxytocin associated होते हैं, attached होते हैं, which help करते हैं during the contraction during the childbirth। क्या करता है? this smooth muscles help in childbirth या oxytocin receptor is there, और यही लेयर क्या करती है? contraction करती है at the time of childbirth। मायोमेट्रियम की लेयर में ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और उसी टाइम पे बर्थ होती है। तो चाइल्ड बर्थ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये लेयर प्ले करती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इनर मोस्ट लेयर का। कौन सा? इनर मोस्ट लेयर।
और उस इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। देखो मैंने कोशिश करना शुरू कर दिया है। आपने कहा कि सर ये छोटा दिखाई दे रहा है, तो मुझे थोड़ी आपकी बात सही लगी, हो सकता है आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा। मैं आपकी बातें मानने को यहाँ पे तैयार भी हूँ, आपको काफी हेल्प करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन आप पढ़ाई करने के लिए तैयार है कि नहीं? आप अगर मेरे पढ़ा लिखने से आपके रिजल्ट बढ़िया आएंगे तो मैं हर वो काम करने को तैयार हूँ जिससे आपके रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं। ले आओ रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो करते हैं हम लोग, देखो कोशिश करने से हार नहीं हो रही है, लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम भी, है कोशिश करते हैं। तो अभी लिखे इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम होती है, और एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है बेटा, एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है ये बनी होती है एपिथेलियम की। किसकी बनी होती है? ये एपिथेलियम की बनी होती है, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम की बनी होती है। इसे कंपाउंड एपिथेलियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होती है। और यही वो ऐसी लेयर है which undergoes maximum changes या साइक्लिकल चेंजेस। दिस लेयर जो एंडोमेट्रियम उसके बारे में बता रहा हूं, दिस लेयर अंडरगोज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो जिस लेयर में होते हैं वो एंडोमेट्रियम होती है। ये वो लेयर होती है जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान रप्चर करती है, ये वो लेयर होती है जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान वापस फिर से रिपेयर होती है, ये वो लेयर है जो प्रेगनेंसी के दौरान मॉडिफाई भी होती है। इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आउट ऑफ दीस थ्री लेयर्स सबसे ज्यादा चेंजेस जो देखने को मिलेंगे जिस लेयर में, वो लेयर है एंडोमेट्रियम। तो तीन लेयर हो गई, पेरिटोनियम की बनी हुई पेरीमेट्रियम जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर सपोर्टिंग लेयर होती है जो लिगामेंट से सपोर्टेड होती है, मायोमेट्रियम मसल्स की बनी होती है, और एंडोमेट्रियम एपिथेलियम की बनी होती है, कंपाउंड एपिथेलियम की बनी होती है। और इसके अंदर साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ये हो गई यूट्रस की कहानी, यूट्रस के स्ट्रक्चर, इसकी वॉल, इसके पार्ट्स। Implantation occurs also, याद रखिए implantation of blastocyst occurs in endometrium. Implantation of blastocyst occurs in uterine endometrium. कहाँ होता है? यूटेराइन एंडोमेट्रियम। ये जो एम्ब्रियो है वो इसी लेयर पे अटैच करता है एंडोमेट्रियम पे, एंडोमेट्रियम पे। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे इंप्लांटेशन होती है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सबको? समझने वाले पॉइंट समझते चलेंगे, याद करने वाले पॉइंट, लिखने वाले पॉइंट लिखते चलेंगे। बोलो क्लियर है? डन है प्रज्ञा पांडे, श्रेयांश जी, डाइजेशन, रोहितास, फटाफट से बताएं आप लोग क्या आपको समझ आ गई ये बातें? बोलो भाई, मजेदार, क्लियर? आउटर मोस्ट, मिडल, इनर मोस्ट लेयर, यूट्रस की सारी कहानी ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ये मैंने स्ट्रक्चरल पार्ट बता दिया, वॉम्ब, हिस्टेरा, मिट्रा, सर्जिकल रिमूवल के बारे में बता दिया, फंडस बॉडी सर्विस क्या होती है, और लेयर्स कहां होती हैं, आउटर, मिडल और एंडोमेट्रियम लिखवा भी दिया इसके बारे में। ये चित्र जो एनसीईआरटी का है, इस एनसीईआरटी के चित्र में कुछ बातें दी हैं, कुछ नहीं दी हैं। फंडस यहाँ पे क्लियर है, यूट्राइन कैविटी इसको मेंशन किया है, लेयर के नाम यहाँ पे क्लियर है, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, मिडल वाली को मायोमेट्रियम कहते हैं, ये पेरीमेट्रियम है। लेवलिंग वाइज अगर आप लेवल करना चाहो तो आप इसे भी लेवल कर सकते हो। ये सर्विक्स होती है, मैंने कहा नैरो लोअर एंड जो है सर्विक्स है, और इसमें जो कैनाल दिख रही है इसे सर्विकल कैनाल कहते हैं, और ये है वजाइना। नीचे जो दिख रही है ये है वाजिना, ये है यूट्राइन सर्विक्स, ये है यूट्रस की सर्विक्स, और ये है सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल है। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग वाजिना पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसका नाम है वजाइना, वजाइना। तो हम अगर बात करें अगले स्ट्रक्चर की जिसका नाम है वजाइना, क्या नाम है? इसका नाम है वजाइना। ये वजाइना फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। कैसी होती है? यह एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है। वजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। कैसी ट्यूब? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, फाइबर और मसल की बनी हुई ट्यूब होती है। इंटरनली इसमें कई सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, इंटरनली कंसिस्ट्स फोल्ड्स, इंटरनल लेयर जो होती है उसमें सर्कुलर रिंग्स या फोल्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है वजाइनल रूघे। क्या कहते हैं? उन फोल्ड्स को कहते हैं वजाइनल रूघे, इसे कहते हैं वजाइनल रूघे। जैसे पानी की कोई बोतल अगर आप देखो तो उसके अंदर की तरफ कुछ फोल्ड्स दिखाई देते हैं। अगर आप पानी की बोतल देखो तो उसके ढक्कन में आपको उसके अंदर की तरफ आपको उसके अंदर ऐसे लाइनिंग में आपको कुछ फोल्ड्स दिखाई देंगे। वो हो सकता है इस बोतल में ना दिख रहा हो, ढक्कन में ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आपके पास पानी पीने की कोई ढक्कन होगी, बोतल होगी, उसके ढक्कन में अंदर की लाइनिंग अगर आप देखोगे, ये देखो, ये ऐसी जो यहाँ पे रिंग से दिखाई दे रही है ना, ये जो रिंग होती है जो अंदर कस के पकड़ने के लिए यहाँ बोतल में फिट करने के लिए यूज की जाती है, उसे कहते हैं वजाइनल रूघे। वजाइना की खासियत है ये कि यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होती, डिवॉइड ऑफ ग्लैंड। लाइनिंग ऑफ वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होती, डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, इसमें ग्लैंड्स नहीं पाई जाती। वजाइना acts as a copulation canal. This is the canal which acts as copulation canal. इसी कैनाल में पेनिस इंसर्ट किया जाता है और सीमेन ट्रांसफर किया जाता है, इंसेमिनेशन किया जाता है। along with cervical canal, इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। along with cervical canal it forms या known as, along with cervical canal it is known as, इसे कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बर्थ कैनाल। तो सर्विकल कैनाल के साथ इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है वेजाइना के लिए। वेजाइना की जो लेंथ होती है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। आप चाहें तो लिख लें, इट इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इंटरनली में फोल्ड्स होते हैं, वेजाइना रूघे कहते हैं। लाइंड बाय, इसकी एपिथेलिया जो होती है, इट इज लाइंड बाय, एपिथेलिया जो होती है लाइंड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख सकते हैं। नॉन केराटिनाइज्ड होती है। कैसी होती है? नॉन केराटिनाइज्ड। जैसे स्किन हमारी होती है वो ड्राई सरफेस होती है, स्किन जो होती है वो ड्राई सरफेस होती है, वहां पे केराटिनाइज्ड एपिथेलिया होती है। वजाइनल रीजन में आप देखोगे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया पाई जाती है। ऐसी एपिथेलिया नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड मतलब कंपाउंड एपिथेलिया पाई जाती है।
याद रखेंगे वजाइना की जो लाइनिंग होती है उसमें कंपाउंड एपिथेलिया होती है, कंपाउंड एपिथेलिया जो कि नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया कही जाती है। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, कोगुलेशन में हेल्प करती है, सीमेन यहीं पे डिपॉजिट किया जाता है, पेनिस को ये रिसीव करती है, कोगुलेशन में हेल्प करती है और इसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं अलोंग विद सर्विकल कैनाल। वजाइना में एक नेचुरल एक बैक्टीरिया पाया जाता है, नेचुरल इनहैबिटेंट होता है, नेचुरली अ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है यहाँ पर, अ बैक्टीरियम इज प्रेजेंट नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया पाया जाता है इन वजाइनल रीजन, वजाइनल ट्यूब में, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। और इसी वजह से वजाइना के अंदर जो पीएच होता है, काफी बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी थी, काफी बच्चे ये पूछना चाह रहे थे, क्लास के डे 1 से पूछना चाह रहे थे, क्योंकि पढ़ रखा है आपने ये चैप्टर, मैंने पहले भी बताया था, आपने बचपन में इन्फैंट्री रीजन में पढ़ लिया, मुझे पैदा हुए थे तभी से सीख लिया था ये चैप्टर, किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी आप इतने टैलेंटेड बच्चों को। बच्चे तो पिछले जन्म का भी अभी याद रख के बैठे हुए, पिछले जन्म का भी याद पढ़ा था इन लोगों ने, जिनका पुनर्जन्म हुआ है उनको अभी भी याद है ये सारी कहानी, बहुत टैलेंटेड बच्चे। तो वो बच्चे पहले दिन से पूछ रहे थे वजाइना का पीएच एसिडिक कैसे होता है, तो एसिडिक वजाइनल पीएच के पीछे बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, वजाइना में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस व्हिच इंपार्ट्स, दिस बैक्टीरिया इज रिस्पांसिबल फॉर, या दिस बैक्टीरिया इंपार्ट्स, या लिखने ऐसे, दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड हियर, ये लैक्टिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया होता है। और इसी वजह से यहाँ का पीएच ऑफ वजाइना, अगर आपसे कोई पूछे पीएच ऑफ वजाइनल रीजन या वजाइनल ट्यूब के अंदर का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक पीएच होता है, लगभग 4.5 से 5.5 पीएच होता है। तो अगर कोई पूछता है वजाइनल रीजन में पीएच एसिडिक क्यों होता है, बताओगे लैक्टिक एसिड की वजह से। लैक्टिक एसिड कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस एसिडिफिकेंस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है, जो वजाइनल रीजन में रहता है, मतलब एसिड प्रेजेंट होता है वजाइनल रीजन में, एसिडिक पीएच होता है। सीमेन का पीएच अल्कलाइन था, वजाइना का पीएच एसिडिक होता है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सीमेन क्लॉट क्यों करता है, सीमेन में क्लॉटिंग प्रोटीन किस काम की होती है, क्यों क्लॉट करती है, तो मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा, एसिडिक पीएच क्या रोल प्ले करता है वहां पे, और सीमेन को क्लॉटिंग प्रोटीन की क्या जरूरत होती है, इसको आगे हम पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के समय बड़ा काम आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना आपको वजाइना के लिए समझना पड़ेगा और समझना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको बताया वजाइना की जो ओपनिंग होती है उसमें टेम्परेरी मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हाइमेन कहते हैं। हाइमेन एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है, इसलिए हाइमेन को हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया में पढ़ेंगे। इंटरनल जेनेटिलिया का पार्ट यहां पे आके खत्म हो जाता है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट जो एक्सेसरी डक्ट्स का पार्ट है वो खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को क्या यहां तक की बात बिल्कुल समझ आ चुकी है, बताएं जल्दी से, बोलो मेरे पिछले जन्म के पुनर्जन्म वाले बच्चों, पुनर्जन्म वाले महान बच्चों, जल्दी से बताएं कि क्या यहां तक की बात आपको समझ आ चुकी है, कंसेप्ट यहां तक का बिल्कुल राफ्टिंग क्लियर हो चुका है, यहां तक का कंसेप्ट बिल्कुल राफ्टिंग क्लियर हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। चलो देखिए ये चित्र आप देख सकते हैं, बेबी की पोजीशन देखें, ये बच्चा जो मदर के वॉम्ब में डेवलप होता हुआ बच्चा, ये यूट्राइन कैविटी है जहां मैंने बताया यूट्रस जहां बच्चा डेवलप हो रहा है। यहाँ बच्चे के चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेसेंटा होती है, ब्लड सप्लाई जहां होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ये है वजाइना और ये है सर्विक्स। इसी कैनाल को आप देखो, बर्थ जब होती है, बेबी की जब बर्थ होती है तो इसी सर्विक्स की कैनाल से, सर्विक्स से होता हुआ ये बेबी वजाइना से बाहर आता है, इसी कैनाल को नाम दिया गया है बर्थ कैनाल का। ये दोनों कैनाल मिलकर के बनाती हैं बर्थ कैनाल। तो सर्विक्स वाली कैनाल जो होती है उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं, वजाइना वाली कैनाल को हम वजाइनल कैनाल कहते हैं। तो ये है सर्विक्स और ये है वजाइना। तो बर्थ कैनाल का डायग्रामेटिक व्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बच्चे की अरेंजमेंट कुछ पोजीशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। डिगेशा नाम है, डिगेशा रोहताश, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, डाइजेशा नहीं है, दिगेशा नाम है, ठीक है बेटा, दिगेशा, दिगेशा नाम है आपका, यस यस दिगेशा। टेस्टिस का रिमूवल पढ़ना है बच्चे को, वेरी गुड। पहचान कहते हैं सब टेस्टिस का, सब लिखा देता हूं लोग, सब लिखा देता हूं, तुम्हारी इच्छा के लिए सब कुछ लिखा दूंगा, मेरे प्यारे बच्चे हो तुम लोग हैं, सब लिखा देता हूं। देखो इधर, अगर कहा जाए सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनैड्स, अगर किसी का भी कर दिया जाए सर्जिकल रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनैड्स, किसी भी इंसान का गोनैड निकाल दिया जाए, चाहे वो टेस्टिस का निकाल दिया जाए, चाहे वो ओवरी का निकाल दिया जाए। गोनैड्स का मतलब टेस्टिस इन मेल, टेस्टिस निकाल दिया जाए मेल्स में, या ओवरीज निकाल दी जाए फीमेल्स में, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं कैस्ट्रेशन। क्या कहते हैं उसके लिए टर्म यूज करते हैं, इट इज नोन एज कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन कहते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोनैड्स। लेकिन अगर केवल टेस्टिस निकाल दिया जाए, इफ देयर इज रिमूवल ऑफ टेस्टिस ओनली, खाली मेल्स में किया जाएगा रिमूवल ऑफ टेस्टिस, मतलब कैस्ट्रेशन इन मेल्स कर दी जाए, कैस्ट्रेशन जब कभी किसी मेल में कैस्ट्रेशन कर दी जाती है तो उसे कहते हैं ऑर्किडेक्टॉमी। क्या कहते हैं उसे, कहते हैं ऑर्किडेक्टॉमी, ऑर्किडेक्टॉमी। ऑर्किड का मतलब याद कर लें कि टेस्टिस होता है, और अगर हमने उसे मेल्स में कर दिया तो उसे ऑर्किडेक्टॉमी कहते हैं। वास डिफरेंस काटोगे तब वैसेक्टॉमी होगा, कर ले, कटिंग ऑफ वास डिफरेंस को वैसेक्टॉमी कहते हैं, कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, टेस्टिस को निकालने को वैसेक्टॉमी नहीं कहते। जब टेस्टिस निकाली जाएगी, ये है टेस्टिस, ये है टेस्टिस, तो टेस्टिस निकाली जाएगी, ये देखें वासेक्टॉमी क्या होती है, पहले देखें, ये है टेस्टिस, ये है गोनैड। अगर हमने किसी व्यक्ति का गोनैड मतलब टेस्टिस निकाल दिया, अगर हमने इस पोर्शन को निकाला, टेस्टिस को निकाला, तो इसे कहते हैं, इसके रिमूवल को कहते हैं, इसके रिमूवल को कहते हैं कैस्ट्रेशन या ऑर्किडेक्टॉमी। कैस्ट्रेशन कहोगे या इसी को कहोगे ऑर्किडेक्टॉमी, ऑर्किडेक्टॉमी कहोगे। और अगर किसी इंसान के फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति के फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए और कट करके उसको दोनों एंड पे 1 से 4 सेंटीमीटर का गैप करके दोनों साइड से इसे बांध दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो इसको कहते हैं वासेक्टॉमी। ये है वासेक्टॉमी, क्या है, इसको कहते हैं वासेक्टॉमी। वासेक्टॉमी, वास डिफरेंस को काटोगे तो वासेक्टॉमी, टेस्टिस को निकालोगे तो कैस्ट्रेशन कहते हैं। सब मिक्स मत करो एक साथ, सारी बातें मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। टैलेंटेड हो आप सभी लोग, वेरी गुड। हाँ लिखना लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, जो लोग जानते हो काहे लिखेंगे हर चीज,
जो लोग जानते हैं वो इन चीजों को क्यों लिखेंगे? जिन लोगों ने अभी क्लास में पूछा था उन लोगों के लिए बता दिया। अगर कैस्ट्रेशन इन फीमेल पूछा जाएगा, यस बेटा ये भी अच्छा सवाल है। अगर कोई पूछे कैस्ट्रेशन इन फीमेल को क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन रिमूवल ऑफ ओवरी इन फीमेल, कैस्ट्रेशन इन फीमेल्स मतलब रिमूवल ऑफ ओवरी, क्या कहते हैं उसको? रिमूवल ऑफ ओवरी, उसे कहा जाएगा ओवेरिएक्टॉमी। क्या कहेंगे? ओवेरिएक्टॉमी। टॉमी का मतलब काटने वाला, ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? कैस्ट्रेशन इन फीमेल इज कॉल्ड एज ओवेरिएक्टॉमी, मेल में ऑर्किडेक्टॉमी। वेरी गुड। टैलेंटेड बच्चे, टैलेंटेड सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। अब लिखेंगे हेडिंग एक्सटर्नल जेनेटेलिया, क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हेडिंग एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन फीमेल्स, क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन फीमेल्स, महिलाओं में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करने जा रहे हैं हम लोग। फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनाइटल्स क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। तो कलेक्टिवली फीमेल्स के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को वल्वा कहा जाता है। कलेक्टिवली फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज नोन एज वल्वा। फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया को कलेक्टिवली वल्वा कहा जाता है और इसके पार्ट्स होते हैं इट इंक्लूड्स, इसके अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें एक होता है जिसे कहते हैं मोन्स प्यूबिस, क्या कहते हैं? मोन्स प्यूबिस कहते हैं। दूसरा पार्ट जिसे कहते हैं लेबिया कहते हैं। और लेबिया में दो पार्ट्स होते हैं। लेबिया को फिर डिवाइड कर सकते हो आप दो पार्ट्स में। एक होता है लेबिया मेजोरा, एक होता है जिसे कहते हैं लेबिया मेजोरा, और एक होता है जिसे कहते हैं लेबिया माइनोरा। एक है मेजोरा, एक है माइनोरा, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है लेबिया। इसके अलावा तीसरा पार्ट आप लिख सकते हो, क्लाइटोरिस। इसके अलावा लिख सकते हो हाइमेन। यहाँ पे जितने पार्ट्स हम देख रहे हैं ये सारे के सारे पार्ट्स को हम कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं फीमेल में एक्सटर्नल पोर्शन बनाते हैं। बाहरी जो दिखने वाला जो विजिबल पोर्शन होता है जेनेटल्स में उसे कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो दिस विजिबल पोर्शंस इंक्लूड मोन्स प्यूबिस, इसके अंदर आता है मोन्स प्यूबिस सबसे पहला, मोन्स प्यूबिस। दूसरा लिप लाइक फोल्ड है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मेजोरा बड़ा पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, थिन पोर्शन होता है जिसे माइनोरा कहते हैं। तीसरा होता है जिसे कहते हैं क्लाइटोरिस, और चौथा पार्ट होता है जिसे कहते हैं हाइमेन। तो आप देखिए सामने सबसे पहला जो मोन्स प्यूबिस है, मोन्स का टर्म का बेसिक मीनिंग होता है प्यूबिस मतलब लोअर पोर्शन जो पेल्विक वाला पार्ट होता है उस रीजन में। मोन्स मतलब माउंटेन जैसा एलिवेटेड पोर्शन, उभरा हुआ हिस्सा। फीमेल के लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में जाएंगे तो लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चरली देखेंगे इसे, तो आप वहां पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। ये देखिए ये है थाइस, और इन दोनों थाइस के बीच का पोर्शन जब आप देखेंगे, ये दोनों थाइस के बीच का पोर्शन जब आप देखते हैं तो वहां पे आपको अगर डायग्रामेटिकली इस पार्ट को मैं समझाऊं, ये देखिए अगर हमने समझा कि ये हमने लेग्स को अपार्ट कर दिया है, ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे आप देखें लोअर पोर्शन जो पेल्विस रीजन होता है वहां पे जो एलिवेटेड जो उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये माउंटेन की तरह थोड़ा उभरा हुआ एलिवेटेड पोर्शन दिखाई दे रहा है। इस एलिवेटेड पोर्शन जो फैटी टिश्यू से बना होता है, जिसके नीचे का जो एरिया है इसके अंदर फैट भरी होती है, फैटी कुशन से बना होता है ये टिश्यू, हेयरी स्किन से कवर्ड होता है, इसके ऊपर हेयर्स होते हैं, हेयरी स्किन से कवर्ड होता है। इसी पार्ट को कहते हैं मोन्स, इसी को कहते हैं मोन्स। क्या कहते हैं? मोन्स कहते हैं। और यही मोन्स पोर्शन जो होता है, मोन्स पार्ट होता है, जब नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ इसी मोन्स वाले पोर्शन से आप देखेंगे कि यहाँ पे लिप लाइक फोल्ड दिखाई देता है, लिप लाइक थिक फोल्ड ऑफ स्किन दिखाई देती है, थिक फोल्ड ऑफ टिश्यू दिखाई देता है, जो कि आपको यहाँ ये देखिए दोनों साइड से वर्टिकल लिप लाइक फोल्ड दिखाई दे रहा है। लिप लाइक जो फोल्ड दिखाई दे रहा है, थिक फोल्ड जो दिखाई दे रहा है, मोन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ आएगा। ये पूरा एरिया मोन्स प्यूबिस का हो गया। किसका एरिया हो गया? ये पूरा एरिया मोन्स प्यूबिस का हो गया। ये पूरा एरिया मोन्स प्यूबिस का हो गया, जेनाइटल एरिया जिसको कहते हैं। ये जेनाइटल एरिया मोन्स प्यूबिस का हो गया। मैंने कहा मोन्स प्यूबिस को जब लोअर साइड पे लेकर के आएंगे तो लोअर साइड पे जब ये आता है एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन साइड पे आता है तो वहां पे अंदर की तरफ सेंटर में एक थिक फोल्ड ऑफ स्किन होता है, लिप लाइक फोल्ड जिसको कहते हैं, लेबिया कहते हैं। और इस लेबिया, ये जो लेबियल फोल्ड है, ये गार्ड करते हैं ओपनिंग ऑफ फीमेल जेनाइटल पोर जिसको कहा जाता है वजाइना। ये वजाइनल ओपनिंग को गार्ड करता है और साथ ही साथ यहाँ पे पाई जाती है यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या पाई जाती है? यूरेथ्रल ओपनिंग भी पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं दो ओपनिंग सेपरेट है। मेल्स के केस में कॉमन ओपनिंग होती है स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए और यूरिन ट्रांसपोर्ट के लिए। फीमेल्स में दो अलग अलग ओपनिंग है, यूरिन के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग जो जेनाइटल ओपनिंग होती है। और लोअर साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ लोअर साइड पे एनल पोर होता है, इसे हम एनस कंसीडर कर सकते हैं। तो इसे हम एनस कंसीडर कर लिए। तीसरी ओपनिंग फीकल मैटर के लिए, ये हो गई यूरेथ्रल ओपनिंग और ये हो गई वजाइनल ओपनिंग। और इसके बाहर लिप लाइक जो फोल्ड दिखाई दे रहा है, जो थिक फोल्ड ऑफ स्किन दिखाई दे रही है, उस थिक फोल्ड ऑफ स्किन को हमने नाम दिया है, इस थिक फोल्ड को नाम दिया है हमने लेबिया मेजोरा। ये है थिक फ्लैशी फोल्ड, इसे क्या कहते हैं? थिक फ्लैशी फोल्ड। लेकिन इस थिक फ्लैशी फोल्ड के जो अंदर की लेयर होती है ये थिन होती है। ये अंदर एक और लेयर दिखाई दे रही है जो थिन होती है। ये जो पिंक कलर से मैंने बनाया है ये थिन फोल्ड होती है। ये इररेगुलर फोल्ड जो दिख रही है ये थिन फोल्ड होती है। तो अंदर वाला फोल्ड जो होता है वो थिन होता है, इसे कहते हैं माइनोरा। बाहर वाला फोल्ड जो होता है वो थिक होता है, उसे कहते हैं मेजोरा। क्या कहते हैं? मेजोरा। और जहां पे ये थिन फोल्ड ऊपर की तरफ, यहाँ ये देखिए माइनोरा वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ जहां फ्यूजन पॉइंट होता है, इसका जहां फ्यूजन पॉइंट होता है वहां पे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट इरेक्टाइल टिश्यू दिखाई देगा। ये आपको इरेक्टाइल टिश्यू दिखाई देगा जो सेंटर में मैंने येलो कलर से बनाया है, जिसकी मार्जिन को मैं व्हाइट कलर से बना देता हूं।
जिसकी मार्जिन को व्हाइट तो नहीं ठीक लगेगा, यहाँ पे हमने इसको ब्लू कलर से बना दिया और सेंटर में मैंने येलो कलर उसके अंदर भर दिया। ये तो सेंटर में येलो कलर से भरा हुआ स्ट्रक्चर इसे कहते हैं क्लाइटोरिस। तो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया के ये जो बाहर के सारे पार्ट दिख रहे हैं इनको हम लेवल भी करेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि मोन्स प्यूबिस पूरा एक्सटर्नल एरिया जो आप देख रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल एरिया देख रहे हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल्स में, ये हेयरी स्किन से बना हुआ इस पोर्शन को कहते हैं, जो हेयरी स्किन से कवर्ड है और फैटी कुशन से बना होता है उसे कहते हैं मोन्स प्यूबिस। ये पूरा एरिया जो है इसे मोन्स प्यूबिस कहते हैं। यही मोन्स प्यूबिस लोअर साइड पे आता है और लिप लाइक फोल्ड बनाता है। सबसे पहले हम एलिवेटेड पोर्शन की बात कर ले। एलिवेटेड पोर्शन की बात कर ले, ये है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस, ये लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, ये थिन वाला जो फोल्ड दिख रहा है, पतला फोल्ड जो दिख रहा है इसे कहते हैं लेबिया माइनोरा। ये है एनल पोर, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है वजाइनल ओपनिंग और ये है क्लाइटोरिस। तो नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ऊपर मैंने लिख दिया ये है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस, मैंने कहा ये अंदर से फ्लैशी फैटी कुशन से बना होता है, फैट से भरा हुआ अंदर से, और ऊपर से स्किन और हेयर्स ने इसे कवर किया हुआ है। अंदर से फैट से भरा हुआ, ऊपर से स्किन और हेयर्स ने कवर किया हुआ है। इस माउंटेन जैसे उभरे हुए इससे बना होता है मोन्स प्यूबिस। ये लिप लाइक फोल्ड जो दिख रही है, थिक फोल्ड होती है, इसे कहते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड जो लिप लाइक फोल्ड होते हैं उसे मेजोरा कहते हैं। अंदर वाला जो थिन फोल्ड होता है इसे कहते हैं लेबिया माइनोरा। माइनोरा थिन फोल्ड होता है, अंदर की तरफ होता है, इनर फोल्ड होता है, थिन फोल्ड होता है माइनोरा। और ये थिन फोल्ड ऊपर की तरफ जहां फ्यूज करता है उसी पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा फीमेल का एक बड़ा ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ, जिसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। क्लाइटोरिस कहा जाता है। यूरेथ्रल ओपनिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है, फीमेल की यूरेथ्रा की ओपनिंग आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसे कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। और ये जो सेकंड ओपनिंग दिखाई दे रही है इसे वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग। उसके नीचे जो ओपनिंग दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं एनल पोर, एनस कहते हैं। और वजाइना की जो गार्ड होती है उसके ऊपर एक गार्ड होता है, वजाइना की ओपनिंग को गार्ड करने के लिए टेम्परेरी मेम्ब्रेन होती है। वो टेम्परेरी मेम्ब्रेन चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट टेम्परेरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट हियर इज हाइमेन। यहाँ पे वजाइना के गार्ड के रूप में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं हाइमेन, जो एक टेम्परेरी मेम्ब्रेन है। और इस टेम्परेरी मेम्ब्रेन को भी हम टेम्परेरी ही यहाँ पे बना लेंगे, लिख लेंगे, यही है हाइमेन। हाइमेन। तो अगर हम कहें फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया में ये चार मेजर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसको मैंने लिखा लेबिया। लेबिया, लेबिया मतलब लिप लाइक फोल्ड्स होते हैं, लिप जैसा, माउंटेन जैसा मोन्स होता है। क्लाइटोरिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्लाइटोरिस होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेल्स से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर होमोलॉगस है, पहले ये बताएं चित्र समझ आ गया है तो बाकी मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं। अगर ये चित्र समझ आ गया है, ये पोर्शन समझ आ गए हैं तो मैं आगे लिखवाने जा रहा हूं। बताएंगे पहले यहां तक की बात क्लियर? जल्दी से बता दें कि क्या यहां तक के पार्ट्स, यहां के नाम जो हैं ये बिल्कुल क्लियर हैं। ओपनिंग जो वजाइनल पार्ट में एक्सटर्नल जेनिटलिया का पोर्शन है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, एकदम क्लियर। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करना चाहें, इसी में कुछ पोर्शन और ऐड करना चाहें तो मैं लिखवाता हूं ध्यान से सुनें। जैसे क्लाइटोरिस से रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे कि जो क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल्स। मेल्स के पेनिस के होमोलॉगस है। इसमें इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, कंसिस्ट, इसमें भी इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, कंसिस्ट्स इरेक्टाइल टिश्यू, इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। स्टिमुलेट करने पर ये भी इरेक्ट हो जाते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। इसमें भी ब्लड सप्लाई पाई जाती है और फीमेल की बॉडी में मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कहा जाता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट कहा जाता है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल अरूजल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान से समझें। सेक्सुअल अरूजल में भी ये हेल्प करता है फीमेल के बॉडी में पाया जाने वाला ये एक्सटर्नल जेनिटलिया वाला पार्ट हो गया। तो ये क्लाइटोरिस से रिलेटेड होमोलॉगी हो गई। इसकी ओरिजिन पेनिस जैसी ही है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, इसलिए इसको होमोलॉगस कहा है। ये गैमेट ट्रांसफर में हेल्प नहीं करता, केवल और केवल इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है। स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट होता है, इसीलिए इसका नाम होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर वही हम बात करते हैं लेबिया मेजोरा की, लेबिया मेजोरा ये होता है थिक फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। फ्लैशी, फ्लैशी होता है, मांसल होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू जो लिप लाइक अपीयर होता है, उस लिप लाइक फोल्ड को हम कहते हैं लेबिया मेजोरा, जो गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ वजाइना को। प्लस इट इज होमोलॉगस टू स्क्रोटम। क्या होता है? इट इज होमोलॉगस टू स्क्रोटम। जहां हमारे स्क्रोटम की पोजीशन होती है, जो ओरिजिन स्क्रोटम की होती है वही ओरिजिन इसकी भी होती है। तो मेल्स के स्क्रोटम के होमोलॉगस कहा जाता है। इसकी ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम है बट फंक्शन डिफरेंट होता है। मेल और फीमेल के फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखोगे तो डिफरेंट होता है। तो स्क्रोटम का होमोलॉगस हो जाता है मेजोरा, और क्लाइटोरिस जो होमोलॉगस होती है वो होती है मेल्स के पेनिस के। अगर वही हम बात करते हैं हाइमन की, जो लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया था, हाइमन एक पार्शियल कवरिंग बनाती है नियर द वजाइनल ओपनिंग। पार्शियली कवर्स द वजाइनल ओपनिंग। ये क्या करता है? वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करता है। यह एक टेम्परेरी मेम्ब्रेन होता है। पार्शियली कवर द वजाइनल ओपनिंग, नीट में आया हुआ सवाल 2024 में इसी में सवाल पूछा गया था। पार्शियली कवर द वजाइनल ओपनिंग, इट इज अ टेम्परेरी मेम्ब्रेन। टेम्पोरेरी मेम्ब्रेन, वजाइनल ओपनिंग को गार्ड करने वाली एक टेम्परेरी मेम्ब्रेन होती है। ये एक टेम्परेरी मेम्ब्रेन है जो कभी भी लाइफ में किसी एक्टिविटी के दौरान ब्रेक हो जाती है। स्पोर्ट एक्टिविटी की वजह से भी ब्रेक हो सकती है, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जंपिंग, ये टेम्परेरी मेम्ब्रेन किसी वजह से भी ब्रेक हो सकती है। पहले ऐसा माना जाता था, लोगों का ऐसा यकीन या ऐसा समझ लो, लोगों को ये विश्वास था कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन तभी ब्रेक होती है जब पहली बार पॉपुलेशन होता है, पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ऐसा कंसीडर किया जाता था पहले। तो इस मेम्ब्रेन को लोग पहले सोचते थे कि ये मेम्ब्रेन अगर किसी फीमेल में है तो इसका मतलब उस फीमेल ने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, उसे कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर ये मेम्ब्रेन नहीं है इसका मतलब उस फीमेल को पहले से ऑलरेडी सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसने कर रखा है। तो फीमेल के लिए इसे हम पहले पुराने जमाने में इसे इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी मानते थे। वर्जिनिटी जिसका मतलब होता है सेक्सुअल एक्सपीरियंस।
लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इस बात को क्लियरली बताया कि हाइमन एक टेम्परेरी मेम्ब्रेन है जो कभी भी ब्रेक हो सकती है, और इवन कई बार ये नहीं ब्रेक होती है, ये रह जाती है, इवन कॉम्बिनेशन के बाद भी रह जाती है। तो इस मेम्ब्रेन का रहना ना रहना किसी फीमेल के सेक्सुअल एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं होता। तो हाइमन एक टेम्परेरी मेम्ब्रेन है, वजाइनल ओपनिंग के बाहर पाई जाती है। इट ऑफन टॉर्न या ब्रेक, ये कई बार ब्रेक हो जाती है। दिस टेम्परेरी मेम्ब्रेन कैन बी ब्रोकन easily by participating या due to active participation in sport like activities या sports activities। स्पोर्ट एक्टिविटीज में जंपिंग करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना, इनमें से किसी भी रीजन से वो ब्रेक कर सकती है। इसको हम रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी नहीं कह सकते। ये कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी रह जाती है। इट कैन बी ब्रोकन ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिर यूज ऑफ या इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पोन का इंसर्शन करने से, या फिर किसी भी वजह से झटका लग जाए, किसी जर्क से, समझ आ रही बात, तो किसी जर्क से, किसी झटके से, या अब्रप्ट कोई फ्रिक्शन हो जाए, या कोई चोट लग जाए, इस वजह से भी ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। और मैंने कहा कि कई बार ये तभी नहीं टूटती जब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए। इवन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स इट कैन नॉट बी ब्रोकन समटाइम्स। तो कभी रहे या ना रहे, इसको हम रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी नहीं मानते। वजाइनल टैम्पोन क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है वजाइनल टैम्पोन क्या होता है। तो फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड डिस्चार्ज होता है तो फीमेल्स ऑफन दे यूज व्हाट, वो सैनिटरी पैड्स यूज करती है। सैनिटरी पैड जो एब्जॉर्ब करता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसे बाहर से लगाया जाता है। वो जो सैनिटरी पैड्स होती है वो बाहर से लगाई जाती है, कवर करती है वजाइनल ओपनिंग को, जिस वजाइनल फ्लूइड, जहां से वजाइनल फ्लूइड या जहां से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर निकलता है। वजाइनल टैम्पोन क्या होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कॉटन या यूं कह लो कि एब्जॉर्बेंट टाइप का, स्पॉन्ज टाइप का एब्जॉर्बेंट होता है। उसके अंदर छोटा सा थ्रेड होता है और इसके अंदर एब्जॉर्बेंट होता है, स्पॉन्ज की तरह होता है, जैसे स्पॉन्ज होते हैं। और इसके अंदर ये जो स्पॉन्ज होता है ये सोखने का काम करता है। तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड डिस्चार्ज करती है फीमेल, इसे क्या करती है, वजाइनल टैम्पोन को वजाइना के अंदर डीप इंसर्ट कर लेती है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जब डिस्चार्ज होता है तो ये उसी को एब्जॉर्ब करता रहता है और बाद में इसे निकाल के फेंक दिया जाता है। तो जब वजाइनल टैम्पोन को फीमेल सेल्फ इंसर्शन करती है, एट दैट टाइम भी क्या होती है, हाइमन ब्रेक कर जाता है। तो हाइमन का ब्रेक होना या ना होना किसी भी फीमेल के सेक्सुअल एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं होता। इसलिए यहां पे क्वाइट एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हाइमन कैन नॉट बी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन cannot be considered as the reliable indicator of virginity in females। वर्जिनिटी को हम बेसिकली सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो फीमेल में सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या नहीं, उससे हम कहीं से भी रिलेट नहीं कर सकते हाइमन के होने या ना होने। तो ये टेम्परेरी मेम्ब्रेन है जो वजाइना का गार्ड करती है, वजाइनल ओपनिंग के बाहर पाई जाती है। टेम्परेरी इस मेम्ब्रेन का होना या ना होना, मैंने कहा टेम्परेरी है, ये हो या ना हो, ये कभी भी डिसाइड नहीं करेगी कि फीमेल ने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया। तो यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि नीट में आया था ये सवाल, अभी पिछले साल का ही सवाल है, 2024 का ही, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी में दी गई लाइन को वैल्यू दी जा रही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है सबको। वजाइनल टैम्पोन क्या होती है, उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये क्लियर हो गया। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पॉन्ज जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सोखने का काम करता है, जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। जब इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, इसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो डिस्पोजेबल स्ट्रक्चर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने। डन डन डन, बिल्कुल क्लियर है बाहुबली, बोलो क्या ये कहानी क्लियरेंद्र बाहुबली हो चुकी है आपके लिए, एकदम क्लियरेंद्र है। हाइमेंद्र बाहुबली बिल्कुल क्लियर है, एक्सटर्नल जेनिटलियन समझ आ चुकी है आपको, बोलो समझ आ गई बात, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल रामचरेंद्र। अब बात करते हैं फीमेल की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की, मतलब आज का हमारा आखिरी टॉपिक है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। और फीमेल की जो ग्लैंडुलर पार्ट्स है, अगर हम बात करें ग्लैंड्स की बात करें तो वैसे तो जेनिटल्स के बाद भी कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और कुछ ग्लैंड होती है वो मेमरी ग्लैंड को हम बेसिकली रिप्रोडक्शन वाली ग्लैंड नहीं कहते, लेकिन हाँ बेबी के नरिशमेंट के लिए, बेबी की ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए वो जरूरी होता है, इसलिए हम उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट के साथ कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जो ग्लैंड्स पढ़ेंगे फीमेल्स में, वो 3 ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एक पढ़ते हैं 3 ग्लैंड्स के बारे में बात होगी। एक पढ़ेंगे सबसे पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बारथोलिन्स ग्लैंड। क्या नाम है, बारथोलिन्स ग्लैंड। एक होती है बारथोलिन्स ग्लैंड, एक होती है जिसे कहते हैं बारथोलिन्स ग्लैंड, एक होती है जिसे कहते हैं पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, और एक होती है जिसे कहते हैं मैमरी ग्लैंड। तीसरा जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है, वो है मैमरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, मैमरी ग्लैंड। तो सारा विस्तार जो होगा वो मैमरी ग्लैंड का होगा, बाकी सारी ग्लैंड बस केवल समझने, जानने और सुनने के लिए है। तो सबसे पहली ग्लैंड जो है उसका नाम है बारथोलिन्स ग्लैंड, इसे हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, जो वजाइनल ओपनिंग के बाहर पाई जाती है, नियर वजाइनल। जैसे मैंने कहा वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होती, वजाइनल ओपनिंग के बाहर ग्लैंड पाई जाती है, तो नियर द वजाइनल ओपनिंग दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट। याद रखिए ये जो वजाइनल ओपनिंग है उसके बाहर पाई जाती है, और ये बेसिकली एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन हेल्प करती है, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। दिस ग्लैंड हेल्प ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ये लुब्रिकेट ग्लैंड की तरह काम करती है, लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो फ्रिक्शन लेस कॉपुलेशन, जो फ्रिक्शन है उसे कम करने की कोशिश करता है, लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। तो ये बारथोलिन्स ग्लैंड कही जाती है। एक होती है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम स्कीन्स ग्लैंड कहते हैं, मेल्स के बॉडी में पाई जाती है एक ग्लैंड, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। उस प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलॉगस होती है, इसे हम होमोलॉगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और ये सीक्रेट करती है म्यूकस। क्या सीक्रेट करती है, इट सीक्रेट्स म्यूकस, ये म्यूकस सीक्रेट करती है, और लोकेटेड होती है अराउंड यूरेथ्रल ओपनिंग। कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है अराउंड यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां यूरेथ्रा खुलती है, यूरिन की ओपनिंग खुलती है फीमेल में, जैसे मैंने कहा सेपरेट ओपनिंग होती है, तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग के अराउंड पाई जाती है, म्यूकस सीक्रेट करती है।
तो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड और बारकोलिक्स ये दो तरह की ग्लैंड होती है फीमेल्स में जो जेनिटल्स के पास होती है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास होती है, वजाइनल ओपनिंग के पास पाई जाती है, या यूं कहें कि एक्सटर्नल जेनिटलिया वाले रीजन में पाई जाती है। लेकिन हम एक ऐसी ग्लैंड की बात करने जा रहे हैं जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए एक एक्सेसरी ग्लैंड कही जाती है, जो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद जब बर्थ हो जाती है बेबी की, तो उसे नरिश करने के लिए यूज की जाती है। इस ग्लैंड का नाम होता है मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड एक एक्सेसरी ग्लैंड है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा एडिशनल ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड मोडिफाइड। इसे हम कहते हैं मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे? मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड कहते हैं। मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड या सुडोरीफेरिक ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम सुडोरिफिक ग्लैंड भी होता है, जो यूनिक फीचर है इन ऑल मैमल्स। ऑल मैमल्स हैव दिस मैमरी ग्लैंड। ऑल मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय दिस प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, बट ये मैमरी ग्लैंड फंक्शनल यूजुअली पाई जाती है फीमेल्स मैमल्स में। तो ये हमने पहले पढ़ा एनिमल किंगडम में, इट इज फंक्शनल इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स में ये फंक्शनल होती है। ह्यूमन फीमेल्स में फंक्शनल होती है। इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है प्यूबर्टी आने के बाद। जैसे प्यूबर्टी फीमेल्स में आती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी दिस ग्लैंड डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्लैंड मैमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट सबसे पहले शुरू होता है। इसे हम टर्म देते हैं थेलार्क का, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ। थेलार्क के बाद प्यूबार्क और फिर मेनार्क होती है। तो सबसे पहली स्टेज आई है जो प्यूबर्टी की फीमेल में, उसमें मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। यहां पे जो हार्मोन प्रमोट करता है मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, जो हार्मोन इसे रेगुलेट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। कोई पूछेगा मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कौन सा हार्मोन प्रमोट करता है, सबसे पहले तो आप बताएंगे ब्रेस्ट ग्लैंड का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन शुरू करता है। ये ओवेरियन हार्मोन जब एक्टिव हो जाता है तो फीमेल की बॉडी में मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ह्यूमन में मैमरी ग्लैंड वो जो एक्सेसरी ग्लैंड की तरह से बेबी को नरिश करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए पाई जाती है। फीमेल मैमल्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाई ये सारे मैमल्स में जाती है, लेकिन फंक्शनल ये फीमेल्स में होती है, ह्यूमन फीमेल्स में फंक्शनल होती है। इसका डेवलपमेंट प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होता है, लेकिन मिल्क की सिंथेसिस केवल प्रेगनेंसी में या पोस्ट प्रेगनेंसी होती है, बर्थ के बाद होती है। इसी ग्लैंड की डिटेल में हमें चर्चा करनी है। तो मैमरी ग्लैंड को अगर मैं लिखूं एज हेडिंग मैमरी ग्लैंड, तो मैमरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड जो वन पेयर होती है अपर पार्ट ऑफ द थोरैसिक रीजन में, वेंट्रल साइड पे पाई जाती है। मैंने कहा मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, वन पेयर होती है, वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होती है, अपर चेस्ट वॉल से सपोर्टेड होती है, अपर थोरैसिक रीजन में। ह्यूमंस में ये अपर थोरैसिक रीजन में पाई जाती है, अपर थोरैसिक रीजन में पाई जाती है, सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। इसे भी सपोर्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज एंड लिगामेंट्स, सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। It consists of varying amount of adipose tissue also। इसमें अलग-अलग अमाउंट में फैटी टिश्यू या एडिपोज टिश्यू पाई जाती है, और वही एडिपोज टिश्यू साइज ऑफ द मैमरी ग्लैंड डिटरमाइन करता है। It contains, this mammary gland consists, वेंट्रल साइड पे होती है, अपर थोरैसिक रीजन में होती है, consists वेरियस या वेरीइंग अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू पाई जाती है इसके अंदर, और यही एडिपोज टिश्यू साइज ऑफ द मैमरी ग्लैंड को डिटरमाइन करती है। साइज ऑफ द ब्रेस्ट यही डिटरमाइन करती है। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, तो मैमरी ग्लैंड की पोजीशन और उसके डायग्राम को देखेंगे, बड़ा सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। देसी स्टाइल में हम ड्रॉ करेंगे, हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम बहुत सिंपल डायग्राम बनाएंगे। ये देखो, हमने सबसे पहले बना ली वो मेम्ब्रेन्स, जिन मेम्ब्रेन्स के आसपास ये मैमरी ग्लैंड पाई जाती है। चेस्ट वॉल में पाई जाने वाली ये ग्लैंड मैमरी ग्लैंड है। इस मैमरी ग्लैंड में सबसे पहले हम बना रहे हैं चेस्ट वॉल, और चेस्ट वॉल में पाई जाने वाली बोन्स, जिन्हें हम रिब्स कहते हैं। आपको पता है चेस्ट रीजन में, हमारे थोरैसिक रीजन में हमारी रिब केज होती है, रिब्स पाई जाती है। तो ये हमने लिखा बोन्स से, रिब से सपोर्टेड है। तो ये डायग्राम में जो दिख रहा है, ये रिब्स हो गई, और रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। इसके अलावा चेस्ट रीजन में कुछ और मसल्स होती हैं, जिन्हें पेक्टोरल मसल्स कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ डिफरेंट टाइप की मसल्स चेस्ट रीजन में है, जो इस मैमरी ग्लैंड को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। चित्र के साथ हम लोगों ने इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दिया। ये हमने दिखा दिया मस्कुलेचर, मसल वाला पार्ट। ये जो है ये मसल वाले पार्ट्स हैं, सपोर्टिंग वाले। और अगर हम बात करें मैमरी ग्लैंड की, तो मैमरी ग्लैंड कुछ इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसके पार्ट्स को हम यहीं से इसको यहाँ से बनाएंगे, धीरे धीरे हौली हौली से बनाएंगे, समझते हुए बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये मैमरी ग्लैंड हो गई, ये सपोर्टिंग पार्ट्स हो गए। अगर आप मैमरी ग्लैंड के डक्ट के बारे में बात करते हैं, तो पाइपलाइन सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मैमरी ग्लैंड से कनेक्टेड ये पाइपलाइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पाइप से मिल्क बाहर निकलता है। ये जो पाइपलाइन होती है, आगे जाकर के आप देखते हैं कि आगे किस तरीके से इसकी ब्रांचेस होती हैं। आप देखेंगे इसी पाइपलाइन में ये मोटी मोटी डक्ट्स दिखाई दे रही होंगी आपको। पहले हम ये छोटी छोटी डक्ट बनाई, लोगों ने ये पतली पतली डक्ट बना ली। बाहर निकलने का रास्ता ये है, एक्सिट जाने का रास्ता ये है, लेकिन अंदर जो मिल्क की स्टोरेज होती है वो कुछ इस टाइप के डक्ट्स में होती है। कहाँ होती है? ये इस टाइप के डक्ट्स में होती है, जो आपको ये वाइड चैनल से दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम वाइड चैनल्स कह सकते हैं। एक चैनल ये हो गया, एक चैनल ये हो गया, एक चैनल ये हो गया, ऐसे करके कई सारे वाइड डायलेटेड पोर्शन होते हैं। और बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डायलेटेड पार्ट्स को हम हमेशा एम्प्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्यूला कहते हैं। तो मान लेते हैं ये एम्प्यूला हो गई, ये कई सारी एम्प्यूला हो गई, ये कई सारी एम्प्यूला हो गई। अब इन्हीं एम्प्यूला से निकलती हैं फिर छोटी छोटी डक्ट्स। ये देखें, इसी एम्प्यूला से निकलती है एक डक्ट ये है, इससे एक और डक्ट, इनकी कई सारी डक्ट्स जो होती हैं ये यहाँ से कनेक्टेड दिखाई दे रही है। ये देखें, इस तरीके से कई सारी डक्ट्स जो होती हैं एक एम्प्यूला से कई सारी डक्ट निकली हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखें, ये केवल समझने के लिए हम देख सकते हैं, बाकी तो आपको समझ आ जाएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉमन डक्ट्स में आकर के ये कनेक्शन हो रही है। ऐसे कई सारी कॉमन डक्ट्स में आकर के कनेक्शन होती है। ये देखें,
तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं जरा, अभी लास्ट में आपको एक बार फाइनली समझा दूंगा। अभी समझ ले पहले मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो किस टाइप से बनी होती है। ये आप जो देख रहे हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं, ये एक्चुअल में ये वही स्थान है जहां मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क की सिंथेसिस होती है। मेमोरी ग्लैंड में मिल्क की सिंथेसिस जहां होती है वो कुछ इस टाइप से ऐसे सैक जैसे बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कुछ इस टाइप से सैक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर मिल्क बनाई जाती है। और ये जो सैक होते हैं बेसिकली इनमें ये ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं। अगर आप देखोगे तो अंगूर के गुच्छे के समान यहाँ पे क्लस्टर्स होती हैं कुछ इस टाइप की। ये देखें, ये देखें, ये जो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स देख रहे हो आप, यहीं पे मिल्क बनाई जाती है। इन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। यहाँ पे एल्वियोलर सेल्स होती हैं जिनमें मिल्क बनाने की एबिलिटी या मिल्क बनाने वाली सेल्स पाई जाती हैं। इन्हीं में मिल्क बनाने वाली सेल्स पाई जाती हैं। ये देखिए मिल्क की सिंथेसिस यही होती है। इन्हें हम कहते हैं एल्वियोलस। ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने केवल एक जगह ड्रॉ किया है बस, एक पार्ट में। अदरवाइज ये पूरे मेमोरी ग्लैंड इसी तरीके से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। ये देखें, ये पूरा मिल्क इसी तरह से भरा होता है। तो इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मेमोरी। इन्हें कहते हैं मेमोरी लोब्स। एक मेमोरी ग्लैंड में लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। तो अगर आप लेवलिंग करना चाहो, जैसे ये रिब्स कर दी मैंने, ये इंटरकोस्टल मसल्स कर दी, ये मैंने पेक्टोरल मसल्स कर दी, ये जो डायग्राम में देख रहा हूं ये है मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स में जहां मिल्क बनाई जाती है, जो सेल्स मिल्क बनाती हैं, उन सेल्स को हम एल्वियोलर सेल्स कहते हैं। ये जो ग्रेप लाइक क्लस्टर देख रहे हो आप, इस पूरे क्लस्टर को एक साथ मिला करके हम लोब कहते हैं। इस पूरे क्लस्टर को मिला करके हम एक साथ लोब कहते हैं। लेकिन इसमें जो एक लोब के अंदर जहां पे मिल्क सिंथेसाइज करने वाली सेल्स होती हैं, उन्हें कहते हैं हम एल्वियोलर सेल या एल्वियोलाई। तो आप देखें, पहले हम इसको लेवलिंग के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल हो जाती है, यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल हो जाती है, यहाँ पे मेमोरी डक्ट हो जाती है। मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, एम्प्यूला, लेक्टिफेरस साइनस एम्प्यूला, इसे कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स। और इसे कहते हैं निपल्स। क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं निपल्स। निपल के चारों तरफ पिंक कलर का जो पिगमेंटेड एरिया होता है, इस पिगमेंटेड एरिया को कहते हैं एरियोला। ये देखें, तो ये हो गई निपल, ये हो गई एरियोला। इसको हम एरियोला कहते हैं। बस हो गए पार्ट्स। तो मेमोरी ग्लैंड के पार्ट में फटाफट से देखिए जरा। मेमोरी ग्लैंड के पार्ट में ये रहा, इसे हमने नाम दिया पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल मसल्स, इन्हें पेक्टोरलिस मसल्स भी कहते हैं। पेक्टोरलिस मसल्स ये होती है इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी होती है? इंटरकोस्टल मसल्स होती है। इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, इन्हें कहते हैं रिब्स। रिब्स के बीच बीच में जो मसल्स होंगी उन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहेंगे। मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब्स होते हैं जिन्हें कहते हैं 20 to 15 to 20 मेमोरी लोब्स। इन्हीं मेमोरी लोब्स में ही मिल्क की सिंथेसिस होती है। जहां पे सेल्स पाई जाती हैं उन सेल्स को कहते हैं एल्वियोलस या एल्वियोलर सेल। कौन सी सेल्स? एल्वियोलर सेल्स पाई जाती हैं। साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन होता है, ये एल्वियोलर सेल्स मिल्क बनाती हैं। ये एल्वियोलर सेल्स एल्वियोलाई साइट फॉर मिल्क सिंथेसिस होती है। इनसे जो मिल्क बनता है, जिन छोटी छोटी पाइपलाइन से कलेक्ट किया जाता है, छोटी छोटी पाइपलाइंस को मेमोरी ट्यूब्यूल कहते हैं। ट्यूब्यूल से ये मिल्क बाहर निकलता है और कई सारी मेमोरी ट्यूब्यूल जब इकट्ठी हो जाती है तो इनसे बनती है मेमोरी डक्ट। क्या बनती है? इनसे बनती है एमडी। इसे कहते हैं मेमोरी डक्ट। क्या कहते हैं? मेनी ट्यूब्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। जब मेमोरी डक्ट आती है तो यहाँ पे आकर के खुलती है, जैसे ओपन सैक में, ओपन चैम्बर के अंदर व्हाइट फाइल में। इसे एम्प्यूला कहते हैं और इसी को लेक्टिफेरस साइनस भी कहते हैं। इसे एम्प्यूला भी कहते हैं और कुछ बड़े वैज्ञानिकों ने इसे लेक्टिफेरस साइनस नाम दिया है। क्या नाम दिया है? लेक्टिफेरस साइनसेस भी इन्हीं को कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए साइनस किसे कहते हैं, लेक्टिफेरस साइनस, याद रखेंगे एम्प्यूला को ही लेक्टिफेरस साइनस भी कहा जाता है। एम्प्यूला को ही लेक्टिफेरस साइनस कहा जाता है। उसके बाद आती है लास्ट में लेक्टिफेरस डक्ट। इसे कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, जो बाहर खुलती है। यही लेक्टिफेरस डक्ट जाके बाहर खुलती है। जिस पोर में जाकर के ये खुलती है, जिस छिद्र में जाकर के खुलती है, उसी छिद्र को, उसी ओपनिंग को कहते हैं निपल्स। और इन्हीं निपल्स के चारों तरफ पिंकिश एरिया पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं एरियोला। क्या कहते हैं? एरियोला। जो पिगमेंटेड एरिया है निपल्स के अराउंड, जो पिगमेंटेड एरिया होता है, अगर मैंने कहा ये ट्यूब निपल है, ये ओपनिंग निपल है, ये ओपनिंग निपल है, तो इस ओपनिंग के चारों तरफ जो पिंक कलर का एरिया होता है, इस पिंकिश एरिया को, पिगमेंटेड एरिया को हम कहते हैं एरियोला। जो निपल्स को चारों तरफ से सराउंड करता है उसे कहते हैं एरियोला। एरियोला क्या है ये आपको बस पता होना चाहिए, पिगमेंटेड एरिया है। और मैंने कहा मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी स्ट्रक्चर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं जो फैटी टिश्यू बनाते हैं, फैटी कुशन बनाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जगह जगह आपको फैट से भरा हुआ कुशन दिखाई दे जाएगा। जगह जगह आपको छोटे छोटे फैटी कुशन दिखाई देंगे। जो खाली स्पेस दिख रहा है, उस खाली स्पेस में आपको फैट से बना हुआ फैटी कुशन दिखाई देता है, जो साइज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड डिटरमाइन करता है। इसी वजह से मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा या छोटा होता है। जितना फैटी टिश्यूज के अंदर भरा होगा उतना ही ज्यादा मेमोरी ग्लैंड भारी भरकम होगी, बड़ी होगी। तो साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड डिटरमाइंड बाय ये जो भरे हुए कॉटन जैसे, रुई जैसे भरे हुए ये स्ट्रक्चर, जिसे हम एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू कहते हैं। एक्चुअली ये येलोइश होना चाहिए क्योंकि ये फैटी टिश्यू है, फैट से भरा हुआ है। फैट से भरा हुआ इसको हम ऐसे भर देते हैं, ये फैटी टिश्यूज है। लो भर दिया, इसको मैंने फैट से भर दिया। याद रखने के लिए मार्क कर लें कि ये है एडिपोज टिश्यू जो मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। फैटी कुशन होता है, एडिपोज टिश्यू कहते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड का साइज डिटरमाइन करता है। और साथ ही साथ एक तरीके से देखा जाए तो ये कुशन की तरह भी काम करता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दें। एक सिंगल मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ये जो बने हैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर जिन्हें लोब्स कहते हैं। एक लोब के अंदर कई सारे ग्रेप जैसे बने हुए स्ट्रक्चर, जैसे एक गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, उसमें एक अंगूर जो होता है उसे एल्वियोलस या एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई होती है जहां मिल्क बनाई जाती है। मिल्क बनने के बाद जो डंडी से बाहर निकलता है उसे डंडी को कहते हैं हम ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल से जब बाहर निकलता है तो मेमोरी डक्ट से कनेक्ट होता है। मेमोरी डक्ट से कनेक्ट होता है तो ये जाकर के एम्पुला में खुलता है। एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट में खुलती है और लेक्टिफेरस डक्ट जो होती है, लेक्टिफेरस डक्ट जो होती है वो निपल्स के थ्रू बाहर खुल जाती है। तो सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे अंदर से सबसे बाहर की तरफ, तो सीक्वेंस में सबसे पहले लोब्स में जाएगा, लोब्स से ट्यूब्यूल में जाएगा, ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में जाएगा, डक्ट से साइनस या एम्पुला में जाएगा, साइनस या एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, मतलब ये रही 5 नंबर। और सबसे बाहर निकलने के लिए निपल्स में जाएगा, मतलब ये हो गया लास्ट पॉइंट जहां से मिल्क पूरी तरह से बाहर निकलती है।
डन 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 डन। यहाँ पे आपने देखा ये वॉल होती है जिसमें सपोर्टिंग में रिब्स होती है और रिब्स के साथ साथ इंटरकोस्टल मसल है और चेस्ट की जो दूसरी मसल होती है उन्हें पेक्टोरलिस मसल्स कहा जाता है। डन, क्लियर है? तो क्लियर है तो क्वेश्चन लगा ले, क्लियर है तो क्वेश्चन लगा ले और डाटा बाय बाय कर देते हैं। आज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट विच जॉइंस द यूट्रस। अब आज का सवाल, आज का बेहतरीन सवालेंद्र बाहुबली, आज के सवाल, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सवालेंद्र। केवल पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ सवाल करना भी जरूरी है। तो बता दें इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बता दे जल्दी से। पूछा गया है लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच जॉइंस द यूट्रस। तो हमने पढ़ा था अभी ओविडक्ट का जो नैरो पोर्शन होता है, ये जो वाइड पोर्शन होता है, वो पार्ट जो ओवरी से कनेक्टेड होता है वो पार्ट होता है इनफंडिबुलम। ये रहा इनफंडिबुलम, ये रहा एम्प्यूला और ये है जो यूट्रस के पास है उसका नाम है इस्थमस। तो इनफंडिबुलम फनेल जैसा इनफंडिबुलम, वाइड डायलेटेड पार्ट एम्प्यूला और नैरो पार्ट इज इस्थमस, क्लोज टू यूट्रस इज इस्थमस। आंसर बनेगा बी, बी फॉर बाबू बाहुबली, बाबू बाहुबली। तो बाबू बाहुबली आंसर बनेगा सेकंड, बी विल बी करेक्ट। 83% बच्चों का सही हुआ है। कुसुम गोपाल, शुभम, तारा, ईसा, दिलीप, मुजाहिदुल इस्लाम, श्रेयस पटेल, विनायक शर्मा एंड वंशिका कर्ल, ये लोगों ने सही जवाब दिया है। टॉप 10 में आ गए हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है टर्म और फंक्शन से। ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना और सर्विक्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं और इनको हमें मैच करना है उनके फंक्शन से। पार्ट को करेक्ट फंक्शन से मैच करेंगे, फटाफट से बताएंगे, जल्दी बताएं, जल्दी से फटाफट से बताएंगे। ओवरी क्या होती है? ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एक ऐसा ऑर्गन जहां पे एग का फॉर्मेशन किया जाता है, एग का प्रोडक्शन किया जाता है, वो ओवरी होती है। तो ओवरी में एग प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है जी, बढ़िया है। नैरो लोअर एंड ऑफ यूट्रस को हम सर्विक्स कहते हैं, वजाइना को बर्केनाल कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब वो होती है जिधर से एग का ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूट्रस की तरफ, जो फर्टिलाइज होता है हो जाता है। और यूट्रस जो होता है हॉलो ऑर्गन जहां पे फीटस डेवलप करता है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मैच करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ए का 3 निकल रहा है, बी का 5 निकल, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2 बन रहा है और ई का 4 बन रहा है। ई कौन 4 बन रहा है? ई का 4 बन रहा है। वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4। ओवरी को हमने 3 से मैच किया, सही है। यूट्रस को हमने 1 से मैच किया, सही है। सी है फैलोपियन ट्यूब, सही है। डी को हमने बर्केनाल बना दिया और सी को हमने नैरो एंड ऑफ द यूट्रस बना दिया। तो फोर्थ ऑप्शन सही बनेगा, डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। और इस बार रैंक आई है जबरदस्त। युतिका रॉय ने सही जवाब दिया है, विनायक ने दिया है, सारा ने दिया है, वंशिका ने, अरुण ने दिया, वैभांश ने दिया, दीपिका ने दिया, तरणी ने दिया, ध्रुव ने दिया और ऋषभ गुप्ता ने दिया। लेकिन बाकी लोगों ने इस बार धुआं ही धुआं उड़ा दिया भाई साहब, धुआं ही धुआं उड़ा दिया कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने धुआं और धुआं उड़ा दिया। अगला सवाल, सर्विक्स क्या होती है? बहुत आसान सवाल है, इसको मैं क्वेश्चन आपको नहीं दूंगा, इसको करने के लिए आपको मैं टाइम भी नहीं दूंगा, फटाफट से आंसर करेंगे। सर्विक्स क्या है? अ नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस इनटू वजाइना, नैरो ओपनिंग ऑफ वजाइना इनटू एक्सटीरियर, नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस इनटू वेस्टिब्यूल, नैरो ओपनिंग ऑफ वजाइना इनटू वेस्टिब्यूल। मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। इंद्र बाहुबली, अभयेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, ए विल बी करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, बहुत ही बेहतरीन। चलिए ये सवाल करते हैं सभी लोग, देखते हैं कितने बच्चे सवाल को सही करते हैं। थोड़ा पढ़ के आंसर करेंगे तो ज्यादातर बच्चे सही कर पाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादातर बच्चे सही कर पाएंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, फटाक से आंसर करेंगे। फिल अप द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों को सही करना पड़ेगा। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, देखते हैं ये सवाल कितने बच्चे सही करते हैं। Which of the following, अब कह रहे हैं fill in the blanks करें। आई द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस, फीमेल सेक्स ऑर्गन में से कौन सा है? टेस्टिस है, ओवरी है, ओवरी है, टेस्टिस है। आई एंड आई प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता होगा? ईच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज अबाउट, वो साइज भी बता दिया, लेंथ लंबाई भी बता दिया, एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस पाइप। तो एक बड़ा ही आसान सा सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान देना होगा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात की गई है, फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब टेस्टिस तो नहीं होगा। अब आती है बात दूसरी कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो मेनली ओवम और हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसका साइज होता है 2 to 4 सेंटीमीटर, लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर और ये कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से, लिगामेंट से, नॉट बाय मसल्स। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल साफ है हमारे सामने, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ओनली 3 सी, क्यूट बाहुबली, क्यूटेंद्र बाहुबली। बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने सही किया है, 72% बच्चों ने सही किया, मतलब 72 लाख बच्चे सही आंसर कर पा रहे हैं। लेकिन जो 28% बच्चे नहीं करे होंगे, 28 लाख बच्चों ने जो गलतियां करी है वो कौन से बच्चे हैं? उन्हें ध्यान देना चाहिए अपनी पढ़ाई पे, अपने ध्यान देना चाहिए अपनी स्टडीज पे। अब आया है एआर वाला क्वेश्चन, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट और असर्शन वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन। कोशिश रहती है मार्क्स साहब की आपको ज्यादा से ज्यादा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराए जाएं। आप भी जब सेल्फ स्टडी करें, जब प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें ज्यादातर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करें या फिर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन करें। ये आपके सामने सवाल आ चुका है, एआर वाला सवाल है। यूरेथ्रा इन ह्यूमन मेल्स, मेल यूरेथ्रा जो होती है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करती है। फिर कहा गया है यूरेथ्रा कैरीज ओनली यूरिन, यूरेथ्रा में खाली यूरिन होती है, स्पर्म्स कैरीड बाय सेपरेट डक्ट। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली झूठ कह रहा है, ये झूठी बात कह रहा है, गंदी बात कह रहा है जो हमें हजम नहीं हो रही, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन को रॉन्ग कर देंगे, सेकंड को फॉल्सेंद्र बाहुबली कर देंगे और फर्स्ट को ट्रूएंद्र बाहुबली कर देंगे। तो ए विल बी ट्रू, आर विल बी फॉल्स। तो स्टेटमेंट जो हमारे पास करेक्ट आंसर बनना चाहिए वो थर्ड ऑप्शन एकदम सही बनना चाहिए, खतरनाक सही बनना चाहिए, सी विल बी करेक्ट। तो बेहतरीन है ये सवाल, आसान है ये सवाल, बहुत सारे बच्चे इसे सही करेंगे। तो ये हो गया आंसर सी, डी फॉर क्यूटी बाई। 90 लाख बच्चों का आंसर सही हुआ, बहुत बेहतरीन, बहुत ही उम्दा। पेनिस ऑफ मेल इज होमोलॉगस टू क्लाइटोरिस ऑफ ह्यूमन फीमेल। पेनिस जो होता है, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन जो होता है, वो फीमेल में क्लाइटोरिस के होमोलॉगस है। होमोलॉगी क्या होती है? स्ट्रक्चर, ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट। बोथ आर हाईली सेंसिटिव एंड सपोर्टेड बाय इरेक्टाइल टिश्यू एंड फंक्शनली डिफरेंट। मतलब यहां पे दोनों बातें की गई हैं, ओरिजिन सेम है, सपोर्टेड बाय सेम टाइप ऑफ टिश्यू, बट दोनों का फंक्शन अलग-अलग है, इसलिए इन्हें होमोलॉगस ऑर्गन्स कह सकते हैं। इसे होमोलॉगी कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा अगेन अमरेंद्र बाहुबली, इंद्र बाहुबली, फर्स्ट विल बी करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है।
बताएंगे। ये बेहतरीन सवाल, ये पीवाईक्यूज में आया हुआ सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं करेक्ट सीक्वेंस के लिए, स्पर्म और यूरेथ्रा के लिए। तो इस सवाल का जवाब आपको देना होगा, आपको सही जवाब देना होगा। जितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दें, मेरी तरफ से शाबाशी फ्री में। अपनी पीठ खुद थपथपा सकते हैं, अपनी पीठ को थपकी लगा सकते हैं। जलेंद्र, जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी? बताएंगे। जल से पतला ज्ञान है और कलंक धरती से भारी। देखिए जरा, ट्रेस द करेक्ट पाथ मूवमेंट ऑफ द स्पर्म अप टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तक के लिए सही रास्ता चुने। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब जाएगा तो वासा इब्रेंचिया से जुड़ेगा और वासा इब्रेंचिया वापस रेडी टेस्टिस में नहीं जाएगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेडी टेस्टिस में जाएगा, रेडी टेस्टिस से फिर दीदी के पास जाएगा और दीदी से फिर वासा इब्रेंचिया में नहीं आएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेडी में जाएगा, रेडी से एफ्रेंचिया में जाएगा, एफ्रेंचिया से एपिडाइडी में जाएगा और डाइडी से वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में। ये ठीक लग रहा है, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेडी टेस्टिस और वासा इब्रेंचिया से एपिदीदी, एपिदीदी से इजैकुलेटरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट से वास डिफरेंस में नहीं जाएगा। मतलब आपने देखा पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत। तो केवल सी सही है, क्यूटेंद्र सही है। छोटेंद्र, 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 छोटेंद्र। तो आंसर बनेगा तिएंद्र। क्या बनेगा? तिएंद्र बनेगा। क्या बनेगा? तिएंद्र बनेगा। आंसर आएगा, आंसर आएगा। 60% बच्चों का सही हुआ, बाकी बहुत सारे बच्चों ने ए और बी भी किया है। महान है आप लोग, महान है आप लोग, बहुत अच्छे हैं। हिस्टेरेक्टॉमी क्या होती है? सर्जिकल रिमूवल किसका करेंगे कि वो हिस्टेरेक्टॉमी कहा जाएगा? हिस्टेरेक्टॉमी किसके लिए यूज करते हैं? यूट्रस के लिए यूज करते हैं। यूट्रस को वोम्बेक्टॉमी, रिमूवल को, यूट्रस के रिमूवल को वोम्बेक्टॉमी या हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं। आंसरेंद्र बनेगा। थर्ड ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो भाई, हो गई कहानी आज की खत्म, हो गई कहानी खत्म। एक और है, एक और है। ये काफी पुराना सवाल है, 2008 का सवाल है वैसे तो ये, और ये आसान भी है, बहुत आसानी से आप इसे कर भी पाओगे। 2008 के आसपास एआईपीएमटी जब हुआ करता था, ये तब का सवाल है। पूछा गया है यहाँ पर कि गिवन फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन व्हिच वन सेट ऑफ 3 पार्ट्स 1 से लेकर 6 तक करेक्टली आइडेंटिफाई करता है। तो आप तो खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। 4 को आपने लिख सकते हो फिमरी होती है, 3 को आप लिख सकते हो कि ये इन्फंटिबुलम होता है, 1 को एंडोमेट्रियम लिख सकते हो, 2 को मायोमेट्रियम लिख सकते हो, 5 को आप सर्विक्स लिख सकते हो और 6 को वेजाइना लिख सकते हो। बस हो गया कहानी खत्म। 6 इज वेजाइना, 5 इज सर्विक्स। तो खत्म हो गई कहानी। लेवल क्या है? 1 इज पेरीमेट्रियम, तो पेरीमेट्रियम ये है निकलता है। 2 को एंडोमेट्रियम कहा है, 2 एंडोमेट्रियम नहीं सही है। 3 इन्फंटिबुलम है, 3 को इन्फंटिबुलम बोला है, 3 इन्फंटिबुलम होता है, ठीक है। 4 को फिमरे बोला है, ठीक है, और 5 को सर्विक्स बोला है, यही ठीक लग रही है, बाकी तो गलत लग रही है। ओविड्यूकल फर्क हमारे यहाँ होती नहीं है। 5 यूट्रस यहाँ पे बन नहीं रहा, 6 सर्विक्स यहाँ बन नहीं रही, तो बाकी सारी कहानियां रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिएंद्र बाहुबली करेक्ट है। बहुत पुराना सवाल लेकिन बहुत ही जानदार। डायग्राम से पहले सवाल पूछे जाते थे। तो बस चलते हैं, अब विदा लेने का समय हो चुका है, जाने का समय हो चुका है। आज का होमवर्क है आपको, क्लास नोट्स आज जरूर पढ़ लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए हैं वो जरूर देखना है। एनसीईआरटी की कहानी को पढ़ते जाना है। इस चैप्टर में थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कंसेप्ट्स हार्मोन से रिलेटेड है, उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। कल की क्लास हो सकता है मॉर्निंग में हो, कल की क्लास हो सकता है सुबह के टाइम पे होगी, हो सकता है ये 8:45 की क्लास होगी। तो आप एक बार टाइम टेबल जरूर देख लेंगे। मे बी टुमारो टाइम टेबल, टुमारो क्लास टाइम मे बी, जब तक कि सेट नहीं होता आप अभी मान के चले कि TOMORROW, टुमारो क्लास विल बी एट 8:45 AM। टुमारो क्लास में भी एट 8:45 AM। कल की क्लास सुबह 8:45 पे लग सकती है और उसके बाद हो सकता है कि आपकी फिजिक्स की क्लास लगे। ठीक है, तो टाइम टेबल एक बार जरूर देख लीजिएगा। मुलाकात करते हैं कल पूरे जोश और जुनून के साथ। सुबह सवेरे आपसे एकदम मुलाकात करेंगे, लेके प्रभु का नाम खेलेंगे। ठीक है, अगर टाइम टेबल में कोई चेंज होगा तो, नहीं तो मेरी क्लास वैसे ही होगी जैसे नॉर्मल टाइम पे होती है। एक बार टाइम टेबल जरूर देख लेंगे। अगर फिजिक्स वाले सर को लेने का बहुत मन होगा तो वो क्लास वही उन्हीं को दे दी जाएगी, वो क्लास उन्हीं को दे दी जाएगी। लेकिन अगर इन केस टाइम टेबल चेंज होता है तो एक बार फिर आप टाइम टेबल जरूर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह की क्लास आपकी फिजिक्स की ही होती है, लेकिन इन केस टाइम टेबल अगर चेंज होता है तो आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे टाइम टेबल, और उसके बाद अपनी क्लास फिजिक्स की हो या फिजियोलॉजी की हो, होनी दोनों है, होएगी दोनों। ठीक है जी, तो पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना खूब ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का खूब ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का खूब ख्याल रखें, खुश रहे, आबाद रहे, यहाँ रहे चाहे औरंगाबाद रहे। लव यू मेरा बच्चा, टाटा।